अस्सलाम वालेकुम। F7 का लेक्चर 13 स्टार्ट करते हैं जी। और जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि आज कुछ रास्तों की प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन हमारे पास जो गिवन टाइम है आपको पता है वो इतना ही है, उसमें तो कोई कमी नहीं हो जाती। पेपर तो ACCA वालों ने जिस दिन लेना है उसी दिन ही लेना है, ठीक है। तो मैं लास्ट सेशन का IS 38 का ही लेक्चर कॉन्टीन्यूटी में आपके साथ जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ, जिसके अंदर ये 16 से नीचे यहाँ से करके बात शुरू होगी ये इसके बाद, और ये इसको मैंने लेक्चर 13 बना दिया। तो आज अल्लाह का नाम लेकर ये लेक्चर लें, पूरे तरीके से लेक्चर लें, जैसे प्रैक्टिस वो सारी करके आएँ। अल्लाह से दुआ है कि कल हालात बेहतर हों और कल हम फिज़िकली बैठे हों तो फिर अगला स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये स्टैंडर्ड आज आपने इसी में ही लेक्चर में कवर करना है, ठीक है जी। यहाँ से अगला लेक्चर शुरू करें। एसिड वो रिसोर्स है जो एंटिटी कंट्रोल करे ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, ठीक है, और उससे फ्यूचर में बेनिफिट्स आने हों। अब इंटेंजिबल एसेट अगर है तो उसकी शराइत क्या है कि वो आइडेंटिफिएबल हो, वो सेपरेबल भी हो सकता है, लीगल राइट या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी हो सकता है। सेपरेबल होगा तो आप अलग से खरीद सकते हैं उसको, और अगर लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो नॉर्मली ये इस तरह से होता है कि आप किसी बिजनेस के साथ ही इसको खरीद लेते हैं। बहरहाल लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट सिर्फ आप अगर लाइसेंस खरीदें और वो लाइसेंस भी तो सेपरेबल है तो वो इधर गिर जाता है, और अगर सेपरेबल नहीं भी है, लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बन गया, तब भी क्या बन जाएगा, आइडेंटिफिएबल की डेफिनेशन। मैं करता हूँ बाद क्या समझ नहीं आई थी? तस्वीर बाद में, तभी छेड़ा ना करो मुझे, ठीक है। आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, तो क्या बन जाएगा, इंटेंजिबल। स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट को IS 38 कहता है कि एक्सपेंस आउट करना है। और इंटेंजिबल्स की बात फिर हमने की थी, अगर तो परचेज करेंगे, सेपरेट परचेज होगी इसकी। एक तो होती है ना परचेज इंटेंजिबल्स की बाय वे ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन, वो हमने कंसोलिडेशन में जाके पढ़ना है, उसको मैं यहाँ डिस्कस ही नहीं करूँगा, अलग से पढ़ना जो है, ठीक है। हाँ, अगर आप सेपरेट परचेज करें इंटेंजिबल्स की, तो जैसे आप टेंजिबल परचेज करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको इनिशियली रिकॉर्ड कर, वो तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया तो इंटेंजिबल्स के लिए है ही। फिर इनिशियली मेजर किस पे करना है, कॉस्ट पे, जिसके अंदर परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होंगी। और अगर आप उसको खरीदें ना बल्कि इंटरनली जनरेट करें, खुद बनाएं, तो उसके अंदर 5 ऐसे इंटेंजिबल्स थे। इनहेरेंट गुडविल या इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इसको इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल और न्यूज़पेपर के टाइटल्स यानी मस्ट हेड जो हैं, इनको कभी भी स्टैंडर्ड IS 38 कहता है, इनको आपने कभी भी एज एन इंटेंजिबल कैपिटलाइज नहीं करना अगर ये इंटरनली जनरेटेड है। उसके पीछे उसने लॉजिक ये दी कि चूंकि क्राइटेरिया क्या है रिकॉर्ड करने का, कि फ्यूचर बेनिफिट्स हों और कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो। इनसे बेनिफिट तो फ्यूचर में आता नजर आ रहा होता है, लेकिन कॉस्ट लायबली मेजरेबल नहीं होती, क्योंकि बिजनेस के चलते चलते ही ये भी बन गए होते हैं। अच्छा काम करते रहे, ब्रांड डेवलप हो गया, गुडविल बन गई है, ठीक है ना। तो इसके बारे में स्टैंडर्ड ने कहा इसको इंटरनली जनरेटेड को आपने गुडविल, ये 5 हो तो इनको कैपिटलाइज नहीं करना, इनको क्या करना है, एक्सपेंस आउट। हाँ, अगर आप ये कहीं से खरीद ले जाकर, जिनमें ब्रांड नॉर्मली होगा, कस्टमर लिस्ट हो सकती है, पब्लिशिंग टाइटल या मस्ट ऐड, तो उनको रिकॉर्ड करना है। और अगर गुडविल है तो वो अलग से खरीदी नहीं जा सकती, उसके लिए बिजनेस कम्बिनेशन बहरहाल होता है। तो बिजनेस कम्बिनेशन कंसोलिडेशन जब करेंगे तो पूरा बिजनेस खरीदे तो उसकी गुडविल भी साथ आ जाती है, तो उसको फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जाकर देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, बाकी जितने भी हैं इंटरनली जनरेटेड हो तो उनको 2 फेजेज में स्टैंडर्ड बांटता है। रिसर्च फेज, प्लान इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसमें जितने भी खर्चे होंगे रिसर्च फेज के अंदर, वो सारे के सारे क्या होने हैं, एक्सपेंस आउट। और जो डेवलपमेंट फेज शुरू होगा तो फिर 6 क्राइटेरिया हैं पढ़ाने आज इंशाल्लाह, वो मीट होने से पहले के खर्चे डेवलपमेंट वाले भी एक्सपेंस आउट होंगे और उसके बाद वाले कैपिटल। यहाँ पे एक बात मेरे जहन में आ गई है, बाद में भूल ना जाए, मैं यहीं पे ही इसको जो है वो बताना चाहूँगा। एकदम मेरे जहन में आई है, पता नहीं आपके वो कहीं किसी सवाल में हो ना हो, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है। हमने 2020 के अंदर यहाँ पे रिसर्च स्टार्ट की, और लेट से मैंने 10 मिलियन का खर्चा किया, तो पहले साल के अंदर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर लिया हमने 10 मिलियन से, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट 2021 में शुरू हो गई, लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, और यहाँ तक क्राइटेरिया मीट होने तक लेट से ये रिसर्च एक्सपेंस था, तो आगे डेवलपमेंट भी एक्सपेंस ही बनेगी, डेवलपमेंट एक्सपेंस कह देंगे। लेट से 7 मिलियन का खर्चा हुआ, क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड्स कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गई, और अगले 1.5 साल में हमने लेट से खर्चे किए तकरीबन कोई
15 मिलियन का खर्चा किया तो उसकी एंट्री कर दी इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब एक सवाल जहन में आता है, अच्छा चलो अच्छी बात। अब सवाल जहन में पता नहीं सवाल तो सुन ले पहले। सवाल जहन में ये आता है कि जब इस दिन खड़े होकर 1 जुलाई लेट से 21 पे अगर क्राइटेरिया मीट हो गया तो उससे ऑनवर्ड्स आप क्या करने लग गए हैं, कॉस्ट को कैपिटलाइज करने लग गए हैं। तो जब पता लग जो गया कि इंटेंजिबल बनने लग गया है तो जो पिछले एक्सपेंस बनाए थे 17 रुपए वो भी आज कैपिटलाइज ना कर लें। तो यहां पे स्टैंडर्ड कहता है कि जो प्रीवियसली आपने एक्सपेंस आउट कर दिया था वो एक्सपेंस ही है, अब उसको दोबारा से कैपिटलाइज करने की इजाजत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एकदम मेरे जहन में आ गया। ये है इलस्ट्रेशन उसमें जो आप कह रहे हैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि जब कैपिटलाइजेशन शुरू हुई है, यानी कि मिसाल के तौर पे टोटल खर्चा यहाँ पे कितना बन रहा है, 15 और 17 कितना बनता है, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, 32। ये 32 में से आपने 17 को क्या किया है, मुख्तलिफ टाइम्स पर एक्सपेंस आउट किया और बाद में फिर कैपिटलाइज किया आपने 15 को। तो जब पता चल गया कि कैपिटलाइज होना शुरू हो गया, इंटेंजिबल बनने लग गया, तो इस दिन से ऑनवर्ड्स वाली तो चलो इंटेंजिबल बना रहे हो, दिल में आती है कि पिछले एक्सपेंस को भी आप कैपिटलाइज कर लें। यहाँ पे एसटीएड ने मना कर दिया कि नहीं, ये करने की इजाजत नहीं है, जो एक्सपेंस आउट हो गया वो एक्सपेंस आउट हो गया। तो यहाँ पे फिर इस पॉइंट को कुछ लिख न लें ज़रा किसी तरह से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉस्ट्स रिकॉर्डेड इन पीएनएल, कॉस्ट्स रिकॉर्डेड इन पीएनएल किस वजह से जी, रिसर्च या डेवलपमेंट के केस में कॉस्ट रिकॉर्डेड इन, प्रीवियसली रिकॉर्डेड भी लिखना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जुमला, कॉस्ट्स previously recorded in P&L ये बात समझ आई है? नहीं किसी एमसीक्यू में ना आ जाए। कॉस्ट प्रीवियसली रिकॉर्डेड इन पीएनएल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस में, ठीक है, एज एक्सपेंस is not allowed to be capitalized subsequently, that is when 6 criteria is met, when recording criteria is met कह दूं, है when, बल्कि 6 criteria ज़्यादा बेहतर है, when 6 criteria is met, when 6 criteria are met, ठीक है। क्या बेहतर है, 6 criteria कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, when capitalization criteria is met subsequently, allowed to be capitalized subsequently met, ठीक है जी। ऐसे छोटी छोटी बातें बस मैंने आज करनी है। आज मैं कोई नया स्टैंडर्ड करने नहीं आया, इरादा ये करके आया हूँ कि कुछ सवाल किए जाएं ऐसे ही चलते चलते फटाफट, किट के कुछ केस वाले क्वेश्चंस जितने भी लिखे हुए थे, पता तो चले हम कहाँ पे फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ भी आ रही है नहीं, फिर कल हम इंशाल्लाह को नया स्टैंडर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आए थे मुक्के ना, तो ये भी एक पॉइंट है जी जो मेरे जहन में आ गया, ठीक है। तो ये जनाब आपकी पिक्चर्स तो वो तो फिर जो कैपिटलाइज हुआ पड़ा होता है उसको एक्सपेंस आउट करते हैं ना, वो तो फिर वो तो नॉर्मल किसी भी एसेट के बारे में ये है कि जब आपने कोई कॉस्ट इनकर की, फ्यूचर में बेनिफिट्स आपको उम्मीद थे कि आएंगे और फ्यूचर में चल के वो एकदम से बेनिफिट्स आना ख़त्म हो गए, तो राइट डाउन कर दें, राइट ऑफ कर दें, उस एसेट को एक्सपेंस बना लें। अब आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं फ़ायदा देगा कि एक्सपेंस आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करें, मिलकर सारा एक्सपेंस कर लें, वो इस तरह की बात है, ठीक है। चले अच्छा जी, अब भाई ये पिक्चर आपने लेनी थी, ये इंटेंजिबल्स, ये पहली 3 बातें आ गई, इसकी पिक्चर ले लें। आप नोट किया करें ना असल में, तो उसके बाद इंटेंजिबल्स की बात कर लें, हैं
ये अब कहाँ पे लिखे हैं यार, ताकि तस्वीर में भी आ जाए। ठहर जाओ, तस्वीर मैक्सिमम इतनी हो सकती है ना। इसको इधर ले आते हैं। अब मेरे ख्याल में सारी बात आ रही है, ठीक है, लेकिन ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठहर जा, इसको थोड़ा बेहतर कर लें, नज़र ही नहीं आना तस्वीर में इसमें। अब शायद नज़र आ जाए। खिंचो खिंचो, अभी वो अमोर्टाइजेशन की बात अलग है। ठीक है जी, चले। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात शुरू की थी आखिरी अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की। वैसे आपने भी सवाल किए हैं, मेरे ख्याल में कहीं पे आपकी किताब में उसने ये वाला चक्कर डाला ही नहीं, कि डाला हुआ था शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ वाला? कोई सवाल मिला नहीं, मुझे भी नहीं मिला, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, कभी जो हो जाए ये मामला, ठीक है। तो एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा बात रिवाइज कर लें। अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट के बारे में हमने क्या रूल पढ़ा था कि इंटेंजिबल्स अंडर कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस हो, या इंडेफिनेट लाइफ वाले हों, या परचेज्ड गुडविल हो, तो इन सब की कोई लाइफ नहीं होती। मतलब प्रोसेस इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस है, वो तो वैसे कंप्लीट नहीं, अमोर्टाइज नहीं करना। इंडेफिनेट लाइफ वाला इंटेंजिबल है, किस पर अमोर्टाइज करें, लाइफ नहीं है। और तीसरी गुडविल है, तो इनको अमोर्टाइज नहीं कर सकते, तो फिर इनको एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है लाजमी, ठीक है। अगर इम्पेयर्ड है तो ठीक है, नहीं तो चलने देंगे। जबकि इसके अलावा, इन तीन के अलावा, इन तीन कैटेगरीज के अलावा कोई भी इंटेंजिबल है, उसको अमोर्टाइज करना है और शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। असल में ना इंटेंजिबल्स में एक लीगल लाइफ भी आ जाती है, ठीक है, तो इसमें से शॉर्टर पे। लेकिन आपके जितने सवाल मैंने देखे हैं यूजफुल लाइफ उसने दी हुई थी। खैर चलें, कोई बात नहीं, अच्छा है, ज़रा थोड़ा सा ले लेते हैं। लीगल लाइफ में फिर एक और चीज़ भी होती है, इसकी एक्सटेंशन भी होती है, लेकिन वो तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो अच्छा, एक तो अमोर्टाइज करेंगे इनको ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ, और दूसरा इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ तब गुजारेंगे जब कोई इंडिकेशन हो इम्पेयरमेंट की, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा सवाल बनाता हूँ यहाँ पे, माजरत, ये सवाल चूंकि मैंने ऐसे ही बनाना था तो मैंने बना दिया ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं। अब यहाँ पे बन रहा है ये क्वेश्चन लाइव। अच्छा जी, ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई 16 ऐसी कोई कंपनी एस एल कोई सनफ्लावर लिमिटेड है जी, सनफ्लावर लिमिटेड एक्वायर्ड 4 लाइसेंसेस। लाइसेंसेस में ना नॉर्मली लीगल लाइफ होती है, खैर, नेमली ए बी सी एंड डी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। 10 साल के लिए इनको 4 लाइसेंसेस मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंफॉर्मेशन बना लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल in respect of these licenses। अब 4 लाइसेंसेस हैं, ए बी सी और डी, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, कितनी कॉस्ट पड़ी, कितने के हमने ख़रीदे, हुकूमत को कितने पैसे दिए, तो 200, 230, ऐसे ही 90, 60, ठीक है। अच्छा, अब
अगली चीज़ मैंने आपको देनी है यूज़फुल लाइफ, ठीक है जी। तो यूज़फुल लाइफ सवाल के अंदर दी गई है। आपके सवाल नॉर्मली इस तरह से ही होते हैं, यूज़फुल लाइफ की होती है, लीगल लाइफ नहीं होती, मैंने ऊपर ऐड किया बस, ठीक है। यूज़फुल लाइफ 12 साल, यूज़फुल लाइफ है इनडेफिनेट, यूज़फुल लाइफ है 6 साल, यूज़फुल लाइफ है 8 साल। यूज़फुल लाइफ का मतलब क्या होता है बताएं? यूज़फुल लाइफ का मतलब क्या होता है? हाँ, यानी कि बेसिकली अगर टेक्निकल डेफिनेशन बोलें तो आप यूँ कहेंगे जिस टाइम तक उससे फ्यूचर कैश जनरेशन हो सकती है, जिस टाइम तक उससे एक्सपेक्टेड कैश जनरेशन, एक्सपेक्टेड बेनिफिट जब तक आने की उससे उम्मीद है। अब चलिए, बस सवाल की रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट amortization expense of each license। हाँ जी, वो ज़रा कल मैंने कहा था ना, ओहो इसका तो सवाल ही नहीं लाए, और फिर भी नहीं लाया। चलो कोई नहीं, बन गया सवाल। ऐसे ही सवाल बनते हैं, और कैसे बनते हैं, ठीक है। अब ए की बात करें और बी की करें और सी की करें और डी की करें, तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट चाहिए जिसको मैंने डेप्रीशिएट अमोर्टाइज करना होगा। ये 200 230 एक जैसे ही हो गए, तो मुख्तलिफ कर लें। 200 230 90 और 60। अच्छा, अब मैंने डिवाइड करना होता है कॉस्ट को किससे? लाइफ से, ठीक है ना। लेकिन डिवाइड करूंगा मैं शॉर्टर ऑफ, मतलब मैं यूं कह देता हूं लाइफ, कौन सी लाइफ लेनी है, कौन सी लाइफ लेनी है, दोनों में से शॉर्टर। देखो ना, मिसाल के तौर पर हर लाइसेंस 12 साल 10 साल के लिए हमने लिया है। अच्छा, अब लाइसेंस ए जो है इसको 10 साल के लिए हुकूमत ने हमें दिया है। ये मछलियां निकालने का लाइसेंस था, फिशिंग लाइसेंस था, कि जी इस दरिया में से आपने अगले 10 साल तक मछलियां निकालनी। अब लोगों का ख्याल है, माहिरीन का ख्याल है कि अगले 12 साल तक यहाँ पे मछलियाँ आती रहेंगी। भाई अगले 1200 साल तक आती रहे, हमें इससे क्या, हमें तो मैक्सिमम कितने अरसे के लिए ये मिला है? 10 साल के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने लेनी है जनाब शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ, ठीक है। तो लाइफ मैंने कौन सी लेनी है जी? इन दोनों में से शॉर्टर। तो हम डिसाइड करते जाते हैं केस टू केस, ठीक है। तो जी फरमाइए जी। 10 साल इसकी लाइफ तो आ गई, यूजफुल लाइफ 10 साल। अगले में आए 10 साल लीगल लाइफ है। अब वो कहता है पता नहीं जी कितना अरसा फ़ायदा आएगा। अब पता नहीं से तो बहरहाल 10 साल शॉर्टर ही बनता है ना, तो मेरे ख्याल में इसको भी कितने पे डिवाइड कर लें? 10 पे। अगले केस में आए, हमें 10 साल के लिए हुकूमत ने दिया लाइसेंस, लेकिन उस उधर से मछलियाँ निकलनी 6 साल है, तो फिर हमें कितने अरसे फ़ायदा देना है इसने? तो शॉर्टर पे आ गए 6 साल। और अगेन 8 साल है, तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे? 8। अब अमोर्टाइजेशन निकालनी है, तो अमोर्टाइजेशन हर एक एसिड की अलग अलग, ज़रा मैंने इस तरह से कर दिया, जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर लें, बस ऐसे ही ज़रा दिल कर रहा था ऐसे कर ले। तो ये कॉस्ट है और ये लाइफ है जो आपने फॉर अमोर्टाइजेशन यूज़ करनी है। तो कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे लाइफ से, तो आपकी क्या आ जाएगी जी? अमोर्टाइजेशन 20 23 15 और 70 7.5। ठीक है जी, बात समझ आई है कुछ? अमोर्टाइजेशन निकल आई। हाँ जी, क्लियर है? कुछ समझ आता है? तो ये मैंने आपको समझाया, ये जो मैंने लिखा था कि अमोर्टाइज करें इसको ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ या लीगल लाइफ। अच्छा, इम्पेयरमेंट तो वैसे ही है, ये 36 पढ़ के आए हैं। इम्पेयरमेंट में कौन सी दो चीज़ें कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है, इम्पेयरमेंट लॉस है, उसको राइट डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट पे ले आए, और अगर ऊपर है तो कोई नहीं। ठीक हो गया ना? अच्छा अच्छा, यहीं पर एक और बात भी चलते चलते कर लें।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये भी। जहनों में सवाल आ सकता है कि ये पांचवी बात हमने कर ली, जहनों में सवाल आ सकता है कि यार अगर कभी रेजिडुअल वैल्यू दे दे तो क्या करना है? हाँ अच्छा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं ना थोड़ी सी, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू लाइसेंस की नहीं होती, किसी की हो भी तो सकती है, किसी इंटेंजिबल की, तो रेजिडुअल वैल्यू की भी डिस्कशन कर लें। ये तुमने मुझे बताना है, मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हारे ऊपर सवाल छोड़े होते हैं कि कहीं पे ये चीज़ यूज़ हुई हो तो बताया करो, हैं जहाँ पे भी है ज़ीरो है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा IS 38 क्या कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू को हमेशा क्या अज्यूम करना है कि वो ज़ीरो है, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल, मुझे किताब में नज़र नहीं आया लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ है, चलो अभी पढ़ना है ऐसे किताब को। तो रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल इज अज्यूम्ड टू बी, इज कंसिडर्ड ज़ीरो, इज कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो। लेकिन दो सूरतें ऐसी हैं, अगर वो आ जाएं तो फिर रेजिडुअल वैल्यू आ जाती है। पहली बात, किसी थर्ड पार्टी ने आकर कहा है कि हम आपसे आपका इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर है। असल में ना मसला पता है क्या है, मसला सबसे बड़ा ये है कि इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। इंटेंजिबल्स है ही एक यूनिक चीज़, और मार्केट, फेयर मार्केट वैल्यू किस पे निकलती है कि जी एक्टिव मार्केट हो जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हों, बायर्स हों, सेलर्स हों, मार्केट डिटरमिन करे प्राइस। इंटेंजिबल में ना ये चीज़ मिसिंग होती है। मेरा ब्रांड है, यूनिक है, मेरा पेटेंट है, मेरा कॉपीराइट, मेरा डिज़ाइन। तो इंटेंजिबल्स में ना एक मसला होता है यूनिकनेस वाला, तो इसलिए नॉर्मली ना इनकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो तो फिर तो ठीक है। तो अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, देयर इज एक्टिव मार्केट, तो फिर जाहिर है उसकी वैल्यू दी हुई होगी। अगर ऐसा हो तो ले लेना, ठीक है। अगर एक्टिव मार्केट ना हो तो दूसरी सूरत क्या है, देयर इज अ कमिटमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी। एक बंदा आया, उसने कहा जी आपका ये जो सॉफ्टवेयर है पुराना, ये जब आपने ख़त्म करना है तो आपने तो राइट क्लिक करके डी इंस्टॉल कर देना है। आप यूँ करना, आप तो नया ERP लगा रहे हैं, ये पुराना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मुझे दे देना, मैं आपसे इतने रुपए में खरीद लूँगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब कमिटमेंट कर गई थर्ड पार्टी, तो ये भी रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। तो पूरी बात ये है असल में। अब सवालों में आपको हमेशा यही मिला है कि उसको आपने क्या लिया है, अज्यूम ज़ीरो ही करना, लेकिन अंदर खाते बात ये है असल में, ठीक है। तो ये एक्टिव मार्केट, या एक्टिव मार्केट नहीं है तो देयर इज अ कमिटमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला? अच्छा, एक और छोटी सी बात भी है, इसी कॉन्टेक्स्ट में है। गंद बड़ा पै गया उस्ताद, इसको फिर तरतीब में लगा दूंगा, फिर आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। सातवीं बात क्या है, इसको इधर ले आओ, जरा इधर आ उस्ताद, चल उत्ते चलिए, चल बुलिया चल, इत्थे चलिए जिथे कुछ नहीं नोट होया, ठीक है जी। और इसके बाद आपको सवाल में बताया गया है कि रीवैल्यूएशन मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं आप सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में। रीवैल्यूएशन यानी आपको यूँ कह दें सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, बल्कि पूरी बात ही कर लें अगर लालच भी बुरी बला है, मैं बहुत लालची आदमी इस मामले में, है ना, कर ही जाता हूँ बात, कर ही जाता हूँ बात। तो इनिशियल मेजरमेंट इंटेंजिबल्स की किस पर होगी, कॉस्ट। पूरी बात ही हो जाए ना, चलो इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, यस, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, सही है स्पेलिंग भाई। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में ऑप्शन है कि आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लें, या
रीवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, कॉस्ट मॉडल होगा तो आपका इंटेंजिबल नजर आएगा, कॉस्ट लेस एनी accumulated amortization। हाँ, अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो वो भी माइनस कर देंगे। ठीक है जी, जैसे IAS 16 में था कॉस्ट मॉडल, सेम टू सेम। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल में आ जाते हैं, किसी पिछली क्लास का कॉपी पेस्ट आ गया था, आई थिंक वहाँ IAS 37 चल रहा है ना, FAR 2 में वो आ गया था। यानी अगर आप कहें IAS 37 तो मेरा तो वो भी तैयार है, आपको पता है, लेकिन अभी तरतीब देखते हैं क्या। अच्छा, यहाँ पर आपने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी रीवैल्यूड अमाउंट ले लेनी होती है, ऐसी है रीवैल्यूड अमाउंट। हाँ, बुक वैल्यू इधर भी होगी, इधर भी बुक वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो रीवैल्यूड अमाउंट, जो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट होगी उसमें से एक्युमुलेशन लेस करके एक्युमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करना है। बात ये नहीं मैं पढ़ाने आया, बात को और बताने आया हूँ, बात मैंने को और बतानी थी। नहीं, बात बहुत गहरी है, और बात वो ये है कि आप रीवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। बहुत 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 मुश्किल है कि आपका इंटेंजिबल के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल लगे, बहुत मुश्किल है, वेरी रेयर। स्टैंडर्ड खुद कहता है दिस इज वेरी रेयर, ठीक है, कि इसमें होमोजीनियस नहीं है ना, इसलिए एक्टिव मार्केट नहीं है। तो बहरहाल शर्त तो लिख लें, तो रीवैल्यूएशन मॉडल जरूर अलाउड है, लेकिन कैन बी अप्लाइड, रीवैल्यूएशन मॉडल can only be applied if an active market is available या exists। ठीक है जी। अच्छा, अब जिन सूरतों में, यहां पर मैंने क्या लिखा, कैन ओनली बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड ये लिखा है ना, ठीक है। अब दूसरी सूरत क्या है कि इन सारे केसेस में नहीं अप्लाई कर सकते आप, कैन नॉट बी अप्लाइड। कब नहीं अप्लाई करेंगे जी, कैन नॉट बी अप्लाइड कब नहीं अप्लाई करेंगे, जब एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। और कोई मतलब इसमें ना दो तीन बातें हैं, वो ये है कि एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन वैल्यूअर कोई वैल्यू असाइन कर दे खुद से आके। अब कोई बंदा आगे कहता है कि जी मेरे हिसाब से ये वैल्यू है, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो स्टैंडर्ड कहता है एक्टिव मार्केट नहीं है तो वैल्यूअर की वैल्यू भी साइड पे कर दो। सिर्फ एक ही सूरत है, क्या, एक्टिव मार्केट। अच्छा, दूसरी सूरत, अगर ये ट्रांसफरेबल है, ये मैं लिखना नहीं चाह रहा था, ज़्यादा बातें होती जा रही हैं, बहरहाल मैं ज़बानी बता रहा हूँ, चलो ज़बानी भी बात जहन में रहेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, सिर्फ तब रीवैल्यू, याद सिर्फ एक बात रख लेना, सिर्फ तब रीवैल्यू कर सकते हैं अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करे, बस ये याद रख लें। इसके अलावा कुछ भी हो नहीं करना, मतलब कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी है इस केस में नहीं, सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू केस में था, यहाँ पर वो भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब दूसरा मैंने क्या कहा, रीवैल्यूअर ने आकर कहा जी इसकी मेरे हिसाब से ये वैल्यू है, ना भाई रीवैल्यूअर चलो निकलो, स्टैंडर्ड कहता है एक्टिव मार्केट नहीं है इसलिए कोई रिवैल्यूएशन नहीं हो सकती। फिर ये ट्रांसफरेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, दूसरे बंदे को जा नहीं सकता, तो फिर एक्टिव मार्केट है भी सही, तो जब ट्रांसफरेबल ही नहीं है तो कौन सी फेयर वैल्यू। हुकूमत ने आपको कोई लाइसेंस दिया और कहा ये किसी को आप आगे नहीं बेच सकते, ठीक है, सही है ना, तो ये क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल, रिस्ट्रिक्शन है उसके ट्रांसफर पे या सेल पे, तब भी ये रीवैल्यूएशन में नहीं आ सकता। तो ये बातें कुछ हैं, एक्सेप्शंस हैं स्टैंडर्ड की, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी याद रख लेना काफ़ी है बात, एक्टिव मार्केट है तो रीवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है, अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो कुछ भी और हो जाए आपने रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगाना इंटेंजिबल्स, ठीक है। ठीक है,
चलें और जी ये दो बातें हो गई। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़रा सवाल कर लेना चाहिए। 2 सवाल लिखे थे हमने, खैर से वो भूल ही गए कि वो लिखे थे। वो सवाल किसके थे? ये तो थोड़ी थोड़ी बातें होगी ना। इंटेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल परचेज इंटरनली जनरेटेड हो तो क्या करना है, इसकी अमोर्टाइजेशन करनी है, रेजुअल वैल्यू या रीवैल्यूएशन मॉडल की डिस्कशन आ गई। ठीक है, इसके बाद ये असल में प्रॉब्लमेटिक एरिया ये बनता है कि अगर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स हैं तो रिसर्च फेज के अंदर होने वाले सारे खर्चे एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट फेज में होने वाले सारे खर्चे कैपिटलाइज, और वो भी कौन से? जो क्राइटेरिया मीट होने के बाद हों। इससे पहले वाले ये भी क्या होंगे? एक्सपेंस आउट। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम इसको भी चेक कर लेंगे, ये भी तो साथ ही चलता है इसके, अमोर्टाइजेशन भी, इन दोनों सवालों में। ठीक है, तो ये दोनों सवाल हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क में ट्राई करने के लिए दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। उम्मीद है, बुखार था, किया था। अच्छा, ये दोनों हैं, दोनों किए हैं, आपने भी किया? अच्छा चलो, पहला किया सर। दूसरे में क्या था? दूसरे में इन प्रोग्रेस है। अच्छा, बड़े मजे के सवाल हैं। ठीक है, चल इनको देखते हैं। ऑन यकम जनवरी 10 एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला। ठीक है जी, अब मामला क्या है, ज़रा टाइमलाइन वैसे ही बना देता हूँ, हालांकि टाइमलाइन को मैं पसंद नहीं करता ज़्यादा, टाइम ज़ाया कर देती है आपका। बहरहाल टाइमलाइन से टाइम ज़ाया, टाइमलाइन से होगा टाइम ज़ाया, इसलिए हम वो नहीं बनाया करेंगे। खैर फ़िलहाल तो गुजारा करते हैं। फ़िलहाल ज़रा पहला सवाल है, थोड़ा सा ऐसे ज़रा सुर्खी पाउडर लगा के सवाल करिए ना जी। ऑन यकम जनवरी 10 एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फार्मूला। फार्मूला खुद बना रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन को फार्मूला बना रहे हैं, कोविड की वैक्सीन बना रहे हैं। ठीक है, ऑन यकम जनवरी 11, अच्छा पूरा साल ही गुजर गया, और यकम जनवरी 11, चलो यहाँ पे साल एंड कर देते हैं। यकम जनवरी 11 पर डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया, बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन, और जाकर 30/9 पे इधर, ठीक है, यहाँ पे जाकर यहाँ पर जाकर 30/9/11 पे जाके क्राइटेरिया मीट हुआ है। अच्छा जी, और डेवलपमेंट जाकर कंप्लीट हुई है कहीं, ओह तीसरे साल में गल चली गई जे, चलो कोई बात, जान दो, अच्छी बात है, पूरी कहानी सामने आ जाए। ठीक है, अच्छा अब जी ज़्यादा बड़ा हो गया साल और मिट गया, फिर ज़्यादा बड़ा भी होया तो मिट भी गया, लगा दे यार लाइन, तेरी मेहरबानी भाई। लो जी, अब कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ काम? 31 अक्टूबर पे, यानी कि यहाँ फिर सिर्फ रह जाता है नवंबर और दिसंबर, ऐसे ही है। 31/10/2012, ये हमारा 31 दिसंबर 10 था, ये हमारा 31 दिसंबर 11 है, और ये हमारा 31 दिसंबर। 3 साल पे प्रोजेक्ट फैला हुआ, फार्मूला बनते हुए टाइम लग गया भाई। ठीक है, सही है। अच्छा, अब कहता है यकम जनवरी 10 पे काम शुरू किया, और यहाँ तक सिर्फ क्या चली? रिसर्च। क्या चली जी? अच्छा, फिर कहता है लाइफ इंटेंजिबल की 7 साल है। भाई लाइफ की बात तो शुरू होगी यहाँ पे जाकर, ये जिस दिन कंप्लीट होगा ना, इस दिन काम शुरू किया, इस दिन से कैपिटलाइजेशन शुरू की है। अब इतने अरसे का जो एक्सपेंस होगा वो कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, और इस दिन रेडी टू यूज होगा। अब नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने यूज होगा तो मोटाइज होगा। ये सारी कहानी अब इस छोटी सी एग्जाम्पल में, लेकिन वो कहता है डेवलपमेंट तो शुरू हो गई थी पर बुरी वाली डेवलपमेंट चलती रही, तो इसलिए इस बुरी डेवलपमेंट को भी आपने ग्रीन सिग्नल नहीं देना, इसको भी आपने ग्रीन सिग्नल तो आपने कैपिटलाइज वाली को देना है। तो ये जो अरसा चला, इसमें भी आपका खर्चा जो है वो एक्सपेंस आउट ही करना पड़ेगा जितनी कॉस्ट हुई है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है डेवलपमेंट जा कंप्लीट हुई 31 अक्टूबर पे, जिसके ऑनवर्ड्स फिर जितने खर्चे हुए हैं उनको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। ठीक है, वो कैपिटलाइज होंगे, और कब तक? भाई जब तक बन रहा है, जब बन गया तो फिर तो सारा कुछ ही आपको पता है, ख़त्म कहानी। फिर ये यहाँ तक जितने खर्चे होंगे उनको क्या करना है? क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। ठीक है,
कुछ कहानी समझ आई है? सारी कहानी इसके अंदर है। बहुत सारे सवाल अब इसमें आपके कवर हो जाएंगे, जो मर्जी पूछता रहे आपसे एमसीक्यू, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल से रिलेटेड। ठीक है, बस एक चीज़ रह जाएगी और वो है इन प्रोग्रेस। तो अगले सवाल में उसको मैंने कवर किया हुआ है, उसको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारना। 2 सवाल कर लें, बस कहानी खत्म होगी, बाकी डिस्कशन हमने कर ली हुई है। ठीक है, अब आगे कहता है फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इवनली इन 2010। अब 2010 में कितने महीने काम चला है? पूरा साल काम चला है, ऐसे ही है। तो फिर ये जो, इसको मैं ज़रा मिटा दूं, ज़रा मैंने यहाँ कुछ लिखना है। ठीक है, तो इधर देखो जी, कितना 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 खर्चा है, ये देखना ज़रा। ओए होए होए, यानी ये 50 जो है ये पूरे 12 महीनों पर फैला हुआ है। उसने क्या कहा है जी कि कॉस्ट जो है वो इवनली अकर हुई हैं, तो ये 50 पूरे साल का है। लेकिन इसमें कोई तोड़फोड़ आपने नहीं करनी, ये सारा क्या है, एक्सपेंस। अच्छा, इन 2011 60 मिलियन का खर्चा हुआ है। ये 60 मिलियन का खर्चा फिर पूरे 2011 का है? बोलो हाँ, पूरे 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 2011 का है। ठीक है, तो ये 60 मिलियन भी ऐसे करके कहीं फैला हुआ है। ठीक है, ये 60, यार इतनी मुश्किल से मैं लिखता हूँ, ये बदतमीज नहीं बेटा, नहीं, वो तो बाद की बात है ना। फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि ये खर्चा पूरे साल में हुआ है, पूरे 60 का खर्चा पूरे साल रहा। यहाँ एक पॉइंट समझाना है ना असल में। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि अब इस 60 को 9/12 करके एक्सपेंस आउट करोगे, इस 60 को 3/12 करके इंटेंजिबल में डालोगे। ठीक है, ये समझा रहा हूं, अभी सिर्फ सवाल करते हैं। उसके बाद इन 2012 डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस, 2012 में 25 मिलियन है। अब मेरा सवाल, ये 2012 के अंदर जो खर्चा हुआ है ये क्या पूरे साल का खर्चा है? भाई खर्चा कैसे हो सकता है जब इंटेंजिबल ही 31 अक्टूबर पे बंद हो गया, काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 का खर्चा तो है वो 31 अक्टूबर तक का था। यानी ये खर्चा कितने महीनों का है? 10 महीनों का है। कोई मसला नहीं है, बांटना इसको नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता ना कि इस साल में यहाँ पे क्राइटेरिया मीट हो रहा होता, मिसाल के तौर पे वो कहता जनवरी फरवरी में क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, यकम मार्च से हुआ है, तो फिर अहम बात क्या है, ये 25 का खर्चा 10 महीनों का होता, जिसमें से 2/10 एक्सपेंस आउट होता और 8/10/12 नहीं करना। ये है ही कितने महीनों खर्चा? लेकिन एक पॉइंट आपको बता दी, इसमें तो अप्लाई नहीं हुआ, माजरत के साथ, कभी जो सवाल में अप्लाई हो जाए। ये बात समझ आई है? यहाँ पे तो 10 महीनों का खर्चा हुआ है ना टोटल इस साल में। बहरहाल ये सारे का सारा जो है वो 25 मिलियन का खर्चा है। हाँ, इससे ये जरूर साबित किया हमने कि अगर आप ये गलती करें कि इस 25 को 10/12 करने लग जाए तो ये आप गलत करेंगे, क्योंकि ये 25 इस लाल नुक्ते तक खर्चा हुआ, उसके बाद तो इंटेंजिबल ही कंप्लीट हो गया, खर्चे तो बंद हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब ये ऐसे नहीं बनाएंगे। आपको सवाल के अंदर अगर इस सवाल को करना हुआ करेगा ना, ठीक है, क्या करना है जी, जनरल एंट्रीज पास करनी है 10, 11, 12 की, P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो हम वो जो काम रूटीन वाला करते होते हैं वो सारे काम करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की टाइमलाइन बनाने की बजाय आपने पता है क्या किया करना है, आपने एक छोटी सी वर्किंग साइट पे कर लेनी है। ठीक है, आपके लिए ये इस तरह से, ये देखो 1 जनवरी 10 पर क्या हुआ है जी, रिसर्च स्टार्टेड। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 11 पर डेवलपमेंट स्टार्टेड, फिर 30 सितंबर 11 पर 6 क्राइटेरिया मेट, और फिर 31 अक्टूबर 12 पर डेवलपमेंट कंप्लीट। अब 1 जनवरी से 10 से 11 तक एक्सपेंस यहीं से नजर आ जाएगा, इससे यहां तक भी एक्सपेंस, और फिर इससे ऑनवर्ड्स यहां तक कैपिटलाइज, यानी इंटेंजिबल बनाओगे, कैपिटलाइज, और उसके बाद फिर कंप्लीट हो गया तो मोटाइज। तो उसकी बजाय ये बेहतर है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, शुरू करें जी काम। अब सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं। रिक्वायरमेंट ए, तो क्वेश्चन नंबर 1,
नाम है कोई कंपनी का? कोई नाम नहीं, बेनामी कंपनी। अच्छा, ABC या 1 2 3 क्या रिक्वायरमेंट किस तरह से लिखी हुई है? ABC है। ओके, ए जनरल एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है, तरतीब से शुरू कर देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10, तो इस साल के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री होगी, डेट्स नहीं है इसलिए बस डायरेक्ट एंट्रीज कर रहा हूं मैं। एक्सपेंस डेबिट, P&L के अंदर एक्सपेंस फेंक दो और कैश या बैंक या पेएबल जो भी है क्रेडिट, सारे का सारा 50। ठीक है जी, ये कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंसेस P&L में। ठीक है। अच्छा, 2010 आएगा तो 2011 आएगा, सॉरी, तो 2011 की एंट्रीज करते हैं। तो 2011 के अंदर अब दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, एक्सपेंस है, कॉस्ट पूरी इनकर हुई 60 मिलियन की, लेकिन इसी में ही तो ये मसला हो रहा है। 1 जनवरी 11 से 30 सितंबर 11 तक बुरी डेवलपमेंट थी, एक्सपेंस आउट करनी है, तबीयत नहीं सेट हो रही अभी, और फिर उससे ऑनवर्ड्स क्या करना है? कैपिटलाइज। लेकिन अब ये 60 जो है ये 11 वाले साल का खर्चा है, जिसमें से 9 महीने एक्सपेंस में डालने और 3 महीने कैपिटलाइज। कंपाउंड एंट्री कर लें, कंपाउंड कर लेते हैं जी। एक्सपेंस, अच्छा, अब इसका नाम होता है रिसर्च एक्सपेंस, और इसका नाम भी क्या है? एक्सपेंस ही है, लेकिन इसको कौन सा कह देते हैं? अब डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहा हूं, वरना तो P&L के अंदर दोनों ने जाना है। फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क है जी दोनों में? दोनों ने कहाँ जाना है? P&L में। ठीक है, तो आप इसको, बहरहाल आपके लिए मैं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट एक्सपेंस मैंने कह दिया, लेकिन ये निकालना पड़ेगा। 60 इंटू, ये 12 महीनों का है, 9 महीनों का एक्सपेंस 45। ठीक है, उसके बाद बाकी क्या? इंटेंजिबल एसेट। अब इसको बैलेंसिंग भी कर सकते हो, 60 इंटू 3/12 भी कर सकते हो जी। 15 का ये इंटेंजिबल है, लेकिन ये इन प्रोग्रेस होगा इस साल में ना। और कैश क्रेडिट कितने से? आप अलग अलग तोड़ के एंट्री करना चाहो तो तोड़ के भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है जी? इंटेंजिबल आपका अभी बना नहीं है, इसलिए जब बना नहीं है तो अमोर्टाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार सकते थे, पर सवाल में कोई इंडिकेशन नहीं है इम्पेयरमेंट की, तो हम फिर कैसे कर सकते हैं? कोई रिकवरेबल अमाउंट दे देता है 31 दिसंबर 2011 पे, तो हम कहते हैं जी ये 15 रुपये को कंपेयर कर लें ज़रा रिकवरेबल अमाउंट से, और अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो उसको रिकॉर्ड कर लें, लेकिन ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आई। ठीक है, तो बस ठीक है, आगे चलें। अगला साल आया, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। तो जनाब अब कैपिटलाइजेशन तो पहले से शुरू हो चुकी हुई है, इंटेंजिबल 15 का बन भी चुका है, इसलिए ये सारा 25 का 25 जो है ये कहाँ जाएगा? ये इंटेंजिबल है। डेवलपमेंट कॉस्ट इंटेंजिबल है, मैं इंटेंजिबल ही लिखूंगा ताकि फर्क रहे। तो इंटेंजिबल एसेट पूरा 25, डेबिट और कैश क्रेडिट। अब अगर आपने इसको CWIP कहा है तो इसको भी CWIP कहा है, तो अच्छी बात है, ऐसे भी कर सकते हैं आप कि जी ये इन प्रोग्रेस था। ठीक है, और बोलो ये इन प्रोग्रेस था, और फिर ये जनाब बन गया, तो एक एंट्री कर लो आप, वो एंट्री एडिशनल करनी पड़ेगी। अब आपको इंटेंजिबल डेबिट करके इंटेंजिबल CWIP क्रेडिट करना पड़ेगा। 15 से डेबिट हुआ था, 25 से डेबिट हुआ था, तो 15 जमा 25 40, ये 40 से आप इसको क्रेडिट करके 15 जमा 25 पाई, ये खुद को कह रहा हूँ मैं, पाई जी 40 ले जी, आपका इंटेंजिबल हो गया 40 पर रिकॉर्ड। अगर ये एंट्री नहीं करनी तो डायरेक्ट भी चल सकता था। ठीक हो गया। अब जब ये रेडी हो गया है ये 31 अक्टूबर पे, तो फिर 1 नवंबर से ये यूज होगा। और देखो ना, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई 31 अक्टूबर 12 पे, तो नवंबर दिसंबर अब 2 महीने इसको अमोर्टाइज कर लो। लाइफ गिवन है, कोई लीगल लाइफ नहीं है, तो बस यूजफुल लाइफ ही है। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, यहीं पे वर्किंग करवा दो मुझे थोड़ी सी जी। 40 डिवाइडेड बाय 7 से तो पूरे साल की अमोर्टाइजेशन आएगी, इसको 2/12 कर दें जी। 1 कर ले, तेरी मेहरबानी। हाँ, MCQ कर रहे हो तो फिर ना करना, अभी तो कर सकते हो। ठीक है जी,
तो पहले साल में बस एक एंट्री, दूसरे साल में भी बस एक एंट्री, तीसरे साल के अंदर माशाल्लाह से बहारें लग गई एंट्रीज की। ठीक है जी, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट ए होगी पूरी। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब उसने कहा था पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स भी बना दीजिएगा। अच्छा, अब बात ये है कि एक्सट्रैक्ट्स में आप एंट्रीज को देखें तो फिर क्या कमाल आपका है जी। डायरेक्ट कोशिश करें तो 3 साल हैं जी, 12, 11 और 10। ठीक है जी। अब 10 वाले साल में आपका रिसर्च एक्सपेंस आएगा 50, ठीक है। और 12 वाले, अच्छा एक मिनट, और बैलेंस शीट की बात अगर करें तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स में कुछ भी नहीं है आपके पास। 12 आया तो आपको डेवलपमेंट एक्सपेंस मिला 11 में कितना है जी? 45। अच्छा, अब ये वहां से एंट्री से देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, वर्किंग वहां पे की पड़ी है, वरना अगर एंट्रीज ना मांगी हो तो डायरेक्ट आप ये काम कैलकुलेटर पे यहीं पे करते। रिसर्च तो सारा आ जाता, डेवलपमेंट के लिए आप यहाँ वर्किंग करते 60 × 9/12। लेकिन ईयर एंड पे आपको एक इंटेंजिबल नज़र आ रहा है, पर वो अभी तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो 10 में कोई नहीं था, 11 में आ गया 15 रुपये। ठीक है, 12 में गए तो डेवलपमेंट कोई नहीं अब। ठीक है जी, बल्कि इंटेंजिबल क्या हो गया? कंप्लीट। अब इंटेंजिबल जब कंप्लीट हुआ तो इंटेंजिबल कंप्लीट होके 40 बन गया, लेकिन फिर इसको क्या करना पड़ा? तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस वहाँ से देख कर चला रहे हैं, वैसे नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते थे। 1 रुपये का एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट और इंटेंजिबल में से क्रेडिट, और इंटेंजिबल 39 पे अब आपको नज़र आ रहा है, सॉरी इधर। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो गया ना अब तो। ये जनाब आपके एक्सट्रैक्ट्स, अगर को आप खुद से बनाएं इंटेंजिबल तो ये एंट्रीज हैं जी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 2 शुरू करना, कर ले जी। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, कोई मसला है तो बताएं, नहीं है तो भी बताएं। सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगी हुई हैं। थोड़ी सी अगर मैं ज़रा बचत कर लूँ तो दूसरा सवाल भी साथ ही आ जाएगा, सामने सामने ज़रा अच्छा लगता है। नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स शो हो रहे थे हमारे, और फिर भी शो, ये ज़रा ऐसे थोड़ा सा यहाँ तक हमारा ऊपर वाला सवाल हो गया ना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। समझ आई साइंस मेरी? आपकी एक पिक्चर में आ जाएगा ना फिर। जी करें शुरू? ओके, नाउ इन जनवरी 2001 एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओ, एक और इम्पॉर्टेंट बात याद आ गई, अभी लिख लो, मुझसे पूछना है। अगर आप किसी से R&D खरीद लें तो ये कोई पॉइंट था किसी पॉइंट सवाल में? जैसे मुझे तो जो याद आएगा मैं बताऊंगा भाई, माजरत के साथ, ठीक है, ज़्यादा बातों का पता हो। R&D बताऊंगा ना, बस ये लिख लो कि मैंने भी, ये लिख लो ना पहले, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो एक ने लिख लिया, बस मैं जब समझाऊंगा तो सारी बात सामने आ जाएगी। छोड़ो, मैंने इसलिए बोल दिया कि मुझे भूल ना जाए। अच्छा, एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन अ प्रोजेक्ट, डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलो। ईयर एंड 31 दिसंबर 2001 तक ये खर्चा हुआ है, और ईयर एंड 31 दिसंबर 2002 तक ये खर्चा हुआ है। ठीक है जी। अब 1 सितंबर 2001 पर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हुआ था, तो हमने यूं लिखना है अब शॉर्ट वाला, ठीक है। रिसर्च स्टार्टेड
यकम जनवरी 2001, ठीक है। रुपीज़ वाला सवाल आ गया, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, पाकिस्तान में ही फिर रहे हैं हम, हैं। अच्छा, उसके बाद नहीं, वो श्रीलंका वालों का भी रुपीज़ ही है ना, है उनकी भी करेंसी का नाम रुपया ही है ना, RS। देख लेना ज़रा, नेट पे चेक कर लेना, श्रीलंकन रुपी। अच्छा जी, उसके बाद यकम सितंबर पे 6 क्राइटेरिया मेट, क्राइटेरिया मीट हो रहा है कब जी? यकम सितंबर 2001 पर। इसका मतलब 8 मंथ्स के लिए क्या होगा? रिसर्च एक्सपेंस आउट, और बाकी 3 महीने ऑनवर्ड्स अब इस साल के भी क्या होंगे? कैपिटलाइज, ठीक है। लेकिन आगे वो कह रहा है, इसकी बात बाद में, बस रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया है, लेकिन फॉर कैपिटल डेवलपमेंट वाज मेट, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि कंप्लीट हुआ या नहीं। फिर रिक्वायरमेंट में आकर वो कहता है प्रिपेयर करो जनरल एंट्रीज 1 और 2 की, अज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी भी चल रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब पहले साल में भी CWIP था, दूसरे में भी, ठीक है। तो पहले ज़रा इंटेंजिबल को तैयार तो कर ले, क्या ख्याल है? ठीक है, तो जनरल एंट्रीज मांगी गई हैं, एक ही रिक्वायरमेंट है, बहरहाल दूसरी खुद डाल देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21, रिसर्च एक्सपेंस जी कितना टोटल खर्चा है? पूरे 2001 का 120 है, जिसमें से 8 महीने, ये 12 महीनों का खर्चा है। और अगर पूरे 12 महीने का ना होता, जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है कि यकम मार्च से काम शुरू हुआ है और इस साल में इस पर ये खर्चा हुआ है, तो ये कितने महीनों का खर्चा होता? अगर वो इवनली कह देता तो 10 महीनों का, तो फिर इसको डिवाइड बाय 10 करके इंटू 8 और इंटू 2 या जो भी करना होता करते, ठीक है। कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, ये कितने महीनों का? 8 महीनों का एक्सपेंस। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट 120 का 4/12 कितना? 40, और कैश क्रेडिट कर दें कितना? 120, ठीक है जी। अच्छा, 2 साल की ही एंट्रीज मांगी है ना, यहाँ पर दूसरे साल की भी आ जाएंगी, मैंने ज़रा वर्किंग की जगह बनाई है, ठीक है ना, इस तरफ। और देखते हैं यार, देखते हैं, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब मुझे बताइए, 31 दिसंबर 2001 पर इंटेंजिबल की कैरिंग अमाउंट क्या है, बुक वैल्यू क्या है? हमारी किताब में किस पे नजर आ रहा होगा? 40 पे। 40 CWIP है, ये CWIP है, लिख नहीं रहा बस, ठीक है, पता है ना आपको। ये क्या है? इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी इन प्रोग्रेस, लिख ही देता हूँ यार, CWIP, ठीक है। तो ये भी इनकम्प्लीट है, तो इसलिए अमोर्टाइज तो नहीं हो सकता ईयर एंड पे, लेकिन अगर डेटा गिवन हो तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से लाजमी गुजारना है, क्योंकि इम्पेयरमेंट इसकी एनुअल होनी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग सॉरी एनुअल होनी है, इम्पेयर हो या ना हो। अब सवाल में आए तो सवाल में हमें रिकवरेबल अमाउंट गिवन है 31 दिसंबर 2001 कितनी है? 90। अब अपनी तरतीब को नहीं छोड़ना, जैसे करते होते थे। तो वर्किंग 1 बुक वैल्यू, ये मैं क्या कर रहा हूँ? इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो वर्किंग 1 बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है सवाल में गिवन, मतलब वो हमने निकाली है जो बुक वैल्यू 40, और रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओह, हम तरतीब वैसे रखते थे, तो मैं यहाँ पर बुक वैल्यू ही लिखूं या रिवाइज बुक वैल्यू लिखूं, फैसला होगा रिकवरेबल अमाउंट को देखकर। तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है? 90। इसका मतलब बुक वैल्यू ही रही, कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आया। ऐसे ही करवाया था ना, मैं पहले गलती से वो लिखने लगा था 40 के नीचे 90 लिख कर कहता नो, लेकिन वो तरतीब चूंकि पहले वर्किंग की ये चल रही है तो वही चलाए बस, ठीक है। तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस कोई नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर एंड पे कोई जर्नल एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस की नहीं आ रही, ठीक हो गया। अगला साल आता है, अगले साल में 2002 में टोटल खर्चा कितना हुआ है? 100 रुपए का, और क्राइटेरिया तो पिछले ही साल से मीट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो सारे का सारा 100 क्या होना है? कैपिटलाइज। तो यहाँ पे हमने आकर लिखा इंटेंजिबल एसेट CWIP में मजीद 100 रुपये डेबिट होकर कैश क्रेडिट हो गया 100 रुपये से,
ठीक है जी। अब वो तो बात की बात है, पहले इंपेयरमेंट टेस्टिंग में लाएं तो सही यार। इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है हमने। अब बुक्स के अंदर मेरा ये इंटेंजिबल 40 जमा 100, 40 पे तो पहले पड़ा था ना, ओपनिंग CWIP था, 100 और खर्चा इस साल में आ गया, तो ये कितना हो गया 140। अब सवाल में जाके हमने देखा, वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 2002 पे कितनी है 110। तो 110 एक लाइन छोड़कर बुक वैल्यू मैंने लिखी, और अब मैंने जाके रिकवरेबल अमाउंट को देखा तो वो तो 140 से क्या आ रही है कम। इसका मतलब मुझे बुक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। ठीक है, तो 110 पे ले आया और इम्पेयरमेंट लॉस मैंने रिकॉर्ड कर लिया बैलेंस शीट, कितना 30 का। तो ईयर एंड के ऊपर आपने ये एंट्री पास कर लेनी है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है जी। पिछले साल टेस्ट तो लगाया था पर कोई इम्पेयरमेंट नहीं आई थी। वो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पे लाजमी नहीं है कि इम्पेयरमेंट हो भी जाए। ठीक है जी, ये जनाब आपकी रिक्वायरमेंट थी। अगर हम एक हाथ आगे जाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं जी P&L के एक्सट्रैक्ट्स और बैलेंस शीट के भी एक्सट्रैक्ट्स बना। ठीक है जी, आज मेरी तसल्ली हो जाएगी IAS 38 से, फिर मैं आगे जा सकूँ। कल मेरी हफ्ते को ना मेरी तसल्ली थी, मैं बस आपके ऊपर फेंका था कि बस कुछ भी हो ये 2 दिन में ना कुछ कर लें, हैं तो कुछ ना कुछ किया, फायदा ही हुआ ना उससे। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि आप फेंक के मैंने जान तो नहीं छुड़ानी, अगले दिन फिर मुझे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, सारी दिन दोबारा कर रहा होता हूँ, लेकिन उससे आपको फ़ायदा हो गया होता है। बहरहाल जी, P&L एक्सट्रैक्ट बना लो। चलो 2000 1 और 2 रेट, तो 2 और 2000 एक कंपैरेटिव हम बाद में रखते होते हैं। अब पहले साल में रिसर्च एक्सपेंस आया 80 का, तुसी का ये लो यार, तुसी से 80, और पहले साल में कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुई। ठीक है, अगले साल में आए तो आपको अच्छा, और दूसरी तरफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात करें, हाँ जी, CWIP नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल का CWIP नजर आ रहा है। CWIP भी ना आपका नॉन करंट एसेट्स में ही नजर आता है, तो इंटेंजिबल एसेट है लेकिन अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है ये अभी काम। 40 कोई इंपेयरमेंट नहीं, 40 पे नजर आ रहा है, 40 ही बुक वैल्यू थी। अगले साल में आए तो अभी भी इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस ही है। ठीक है, लेकिन उसको राइट डाउन करके किस पे ले आए हैं 110 पे, और आपको अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस सॉरी अमोर्टाइजेशन तो हो नहीं सकती अभी, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया जी, कितना, रिसर्च एक्सपेंस इस साल कोई नहीं था, इम्पेयरमेंट लॉस पिछले साल नहीं आया था। तो ये आपके एक्सट्रैक्ट्स बन गए दूसरे सवाल। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ये बात यहाँ तक ठीक है। स्टैंडर्ड में तो और कुछ नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड के अंदर क्योंकि उसने साथ ही परचेज गुडविल की बात की है। परचेज गुडविल सिर्फ कंसोलिडेशन के केस में पूरा बिजनेस अलग से खरीदी नहीं जा सकती, इनहेरेंट हो सकती है, इंटरनल खरीदी नहीं जा सकती। तो उसको खरीदने का तरीका तो एक ही है, और वो है पूरा बिजनेस ही खरीद लो। तो उसके अंदर जो गुडविल आएगी वो कंसोलिडेशन के अंदर हमने पढ़नी, इसलिए मैंने वो डिस्कशन नहीं करनी, वो मैं अभी स्किप करूंगा जब चैप्टर पढ़ता हूँ। तो ठीक है, जो छोटी सी बात आपको कही है वो क्या थी बोला, हाँ, तो यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लो, वरना फिर एक छोटू सा कॉन्सेप्ट मेरे दिल में और आ रहा है, वो भी आपको दे दूँ। हाँ, 2 हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। एक ये कि वो बताता हूँ, इस सफ़े के साथ क्या हो गया आशर वैसे, है ना ना कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं था, सब न्यूमेरिकल था। देख लो, हमने सब कुछ न्यूमेरिकली किया। मुझसे नहीं थ्योरी पढ़ाई जाती, सिर्फ मैं तो नहीं पढ़ा सकता, मुझे तो उसको समझ ही नहीं आती। जो मुझे समझ ना आए तो फिर मैं बच्चे को क्या समझाऊं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब 2 बातें अहम।
मिसाल के तौर पे आपने किसी से R&D खरीद ली। अब आप भाई कह रहे थे R&D क्या है, मैं मिसाल से समझाता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे आप बना रहे थे हनी पिज़्ज़ा, ठीक है, आप केक्स एंड बेक्स वाले हैं, आप हनी पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, कुछ डेवलपमेंट भी हो रही थी लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं होते, क्या आपने सोचा छोड़ो यार दफ़ा करो, नहीं मज़ा आ रहा, नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बात कर ली, अब आपके पास बहुत सारा काम जो है ना वो तैयार हो चुका हुआ है, ठीक है, आपने बहुत सारी रिसर्च की, फिर उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट भी हो गई थी, ठीक है। तो अब एकदम से आपको ख्याल आया, बल्कि आपको ख्याल नहीं आया, ये जो भाई बैठा ना इधर गोरमे वाला, ये हमारा भाई, इसने कहा कि यार ऐसा करो, ये R&D ना मुझे बेच दो, R&D मुझे बेच दो, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो इसकी एक एग्जांपल बना लेते हैं, अब खुद से बना लेते हैं जी, देखते हैं। तो ये बात मैं चला रहा हूँ कौन सी, 8 नंबर 8 पॉइंट, आज एक कॉन्सेप्ट नवा आ गया और वो है 8, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है जी, परचेज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो गोरमे परचेज्ड इनकम्प्लीट R&D फ्रॉम केक्स एंड बेक्स, C एंड B लिख दूँ, बात से पता नहीं लगना, केक्स एंड बेक्स, कहना ये भी कोई कॉन्सेप्ट होना, फॉर ₹95 मिलियन, रुपीज़ लिख दिया मैंने, चलो फॉर $95, चलो मिलियन मिलियन लिखते, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, इसमें रिसर्च पर लगा हुआ है तकरीबन कोई 58 और डेवलपमेंट जो चाहे बुरी वाली है या जो भी है, बाकी कितना बचता है, 37 ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन परचेज लिखूँ, एक्विजिशन में कहीं आप कंसोलिडेशन में दिमाग चला जाए आप, सब्सीक्वेंट टू परचेज केक्स एंड बेक्स, नहीं गोरमे इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, जिसमें रिसर्च पर मजीद इन्होंने खर्चा लगाया, लेट्स से 15 का, और डेवलपमेंट, याद रखना डेवलपमेंट के बारे में चुप होना तो हमेशा उसको अच्छी डेवलपमेंट अज्यूम करना है। बहरहाल मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट जो है ये 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद कैपिटलाइज होने वाली डेवलपमेंट है, ये 65 आ गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, आप इधर क्या करेंगे बताएं, इस 95 में से 58 को एक्सपेंस आउट कर देंगे और 37 को कैपिटलाइज करेंगे, है ना। हमने तो नहीं, आपने बेचा, आप उसमें सोच रहे हो, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से सोचो, हम भी खरीदा है जी हाँ, अगर आपने R खरीदा हो या D खरीदा हो, R हो या D हो, एक्सपेंस नहीं, सारा ही कैपिटलाइज करना है भाई, एक्सपेंस नहीं, सारा ही कैपिटलाइज करना है, चाहे R था आपका R भी बुरा D भी, उसके लिए सब ओके है। तो उसने क्या करना है, इनटेंजिबल डेबिट करना है, ठीक है जी, पूरे 95 से कैश क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद फिर सब्सीक्वेंटली जो उसने जो खर्चा किया है उसके ऊपर फिर अपने रूल्स लगाए, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ ना, एट
टाइम ऑफ परचेज, जब परचेज किया, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप अपने IS 38 के रूल्स लगाओ। क्या मतलब? सब्सिक्वेंट टू परचेज, जब परचेज कर लिया तो उसके बाद फिर आपके अपने रूल्स हैं। IS 38 ने आपको जो गाइडेंस दी हुई है आप वही लगाओगे। और वो गाइडेंस क्या है? वो गाइडेंस ये है कि रिसर्च को एक्सपेंस आउट करते हैं, डेवलपमेंट अच्छी वाली हो तो कैपिटलाइज करते हैं, और अब आपका ये कितना बन गया टोटल कैश? 70-80, ठीक है ना? तो अब आपका ये इंटेंजिबल तैयार है, ठीक है जी। और अगर आपने अब इसको आगे लेकर चलना होगा तो आप अमोर्टाइजेशन करेंगे, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, और जब अमोर्टाइजेशन करेंगे तो 95 + 65 को यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे और उसको फिर देखेंगे पूरा साल इस्तेमाल हुआ या कुछ अरसा, तो ये आपकी डेब्ट अमोर्टाइजेशन आ जाए, ठीक है। ये मैंने पूरी बात कर दी है, अगर कोई मसला है तो पूछ लें। हाँ भी सोचा तो था कि करेंगे, इसकी ही नहीं, मैंने कहा था बस तरतीब से शुरू होंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं तो ज़रा अपने आप को परखेंगे, लेकिन अगर आप परख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी बात, अब मेरे हिसाब से आखिरी को और ज़हन आ गई तो भी कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। और जो इसकी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में आनी है वो आती है, आती है। जाकर देखो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के अंदर इंटेंजिबल, कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है भाई जिसको आप लिफ्ट ना कराएं। यही डेवलपमेंट कॉस्ट वाली, तो बिजनेस चल रहा होगा वो कहेगा जी ड्यूरिंग द ईयर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उस पर रिसर्च आई है, डेवलपमेंट आई है, ये है वो है, सारी कहानी है। ये इनमें से कोई भी पॉइंट उसके अंदर 2 से 3 नंबर की एडजस्टमेंट डाल देगा। 2 से 3 नंबर तो होंगे कम से कम उसके। जाकर देखो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन भी तुम देख नहीं रहा इसलिए शौक है, मैं तो वो देख रहा हूँ ना, मैं तो वो भी देख रहा हूँ ना, मेरे तो दिमाग पे वो भी हावी है, ठीक है, सही है ना। थोड़ा सा कर लेने दो मुझे, ठीक है। आखिरी बात, बस आखिरी बात क्या है, अगर मिसाल के तौर पे पहले एक एग्जांपल से एक बात समझाता हूँ, फिर बात समझ आ गई तो देख लेंगे। छोटी सी एग्जांपल है जी, ये कॉलेज वाले जो है ना जी, इनको कहा गया है कि आप कैंटीन जो है ना पक्की वाली बनाएं, ये फाइबर वाली ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है। हुकूमत वाले आकर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, आप पक्की कैंटीन बनाएं, ठीक है। उन्होंने कहा ओके डन। तो कॉलेज कंस्ट्रक्टेड, हाँ मरीम नवाज का बोर्ड लगा बाद में चले, कॉलेज कंस्ट्रक्टेड कैंटीन। अच्छा अगली बात, जो कॉलेज का जनरेटर है, अब इन्होंने सोचा कि चलो जिस वक्त ये सेशन ऑफ होगा ना सीए वालों का, उन दिनों के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो वो 2 महीने तक कंस्ट्रक्शन चलती रही, और 2 महीने में जो जनरेटर चला है वो सिर्फ किस लिए चला है? कैंटीन की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जनरेटर वाज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटीन, फॉर कैंटीन कंस्ट्रक्शन फॉर 2 months, ठीक है जी। और चलो ऐसे कर लो, कॉस्ट ऑफ जनरेटर इज $2400 एंड यूजफुल लाइफ इज लेट्स से 3 years। लो जी एक एग्जाम्पल गर्मा गर्म और तैयार हो गई है। आपको पता तो लग गया होना है कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ इधर, आपको बड़े तेज हैं आप लोग भी। अच्छा अब देखो बच्चों, पहली बात तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आना चाहिए हमें, नीचे जगह मौजूद है,
जी मेरे दोस्त सलीम, क्या हाल हैं? अच्छा, तुम साथ ही आ गए हो और चलो उधर। अच्छा जी, अब आपको मैं कहता हूँ पास करें जर्नल एंट्री, ठीक है? कैंटीन की कंस्ट्रक्शन के लिए इस साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दें, जनरेटर की इस साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दें। तो इस साल की डेप्रिसिएशन बनती कितनी है टोटल जनरेटर की? डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर कितना आता है? ये 800 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, जिसमें से एसेट 2 महीने कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ और 10 महीने ये नॉर्मल बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो अब जब एंट्री की बारी आई तो हैरान कुन बात यह है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है 800 का 10/12। क्या बोलो कितना आता है वैसे? 667 हो गया, ठीक है। बाकी कहाँ गया? बाकी जनाब वो पीपीई यानी कैंटीन की कॉस्ट के अंदर शामिल हो गया। क्या एसेट आपका, एक एसेट की डेप्रिसिएशन दूसरे एसेट की कॉस्ट में शामिल हो सकती है? IS 16 ने ये पढ़ाया था हमें। IS 16 में समझो ये पॉइंट रहा हुआ है, तो ये वो वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है। इजी ना लिया करो चीज़ों को, ठीक है। तो अगर कोई एक एसिड दूसरे एसिड के बनने में इस्तेमाल हो जाए तो जितना अरसा बनने में इस्तेमाल हुआ है उस एसिड के बनने में या इंस्टॉल होने में, उतने अरसे की डेप्रिसिएशन PNL में नहीं जाएगी, उस एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। कितनी बन गई? 133। बैलेंसिंग भी निकाल सकते थे, मैंने तो बस ज़रा बटा दिखाना था ना, ठीक है। और सही है। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और PPE डेबिट मिलाकर, ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जनरेटर की ये बन रही है, ठीक है जी। तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ जनरेटर, ये आपने जो क्रेडिट किया ये आप कैलकुलेट करके इनको यहाँ भी दिखा सकते हो, ठीक है, कि जनरेटर की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने ऐसे निकाली थी जी कि 2400 इसकी कॉस्ट थी, लाइफ थी इसकी 3 साल, तो इसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनती तो थी 800, लेकिन हमने इसमें से कुछ हिस्से को एक्सपेंस बनाया, कुछ को कैपिटलाइज कर दिया, एसेट की दूसरे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। अच्छा, अब बात चल रही थी इंटेंजिबल की, मैं मिसाल दे रहा हूँ टेंजिबल्स की। उसकी वजह यह है कि ज़रा आसानी से बात समझ आ गई। अब यहीं से ही हम बाकी चीज़ें भी उसी तरह से ही कंस्ट्रू करेंगे। कैसे? अब मिसाल के तौर पे एक इक्विपमेंट है, लैब इक्विपमेंट। क्या है? लैब इक्विपमेंट, स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, कंप्यूटर और बहुत कुछ लैब का इक्विपमेंट है। वो लैब जिसमें आप साइंसदानों को बिठाकर R&D करवाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे वो डिज़ाइन फार्मूलाज ये चीज़ें जो है वो बनाते हैं बैठ के, ठीक है। तो अब बन इंटेंजिबल रहा है, जैसे कोरोना की वैक्सीन बन रही है। आप एक इक्विपमेंट खरीद लाए, लैब इक्विपमेंट, लाइफ उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो 6 महीने इस्तेमाल हुआ, तो इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन, अच्छा उसमें फिर ध्यान ये रखना है कि जो अरसा इधर खर्चे कैपिटलाइज हो रहे होंगे वो अरसे की उस एसेट की डेप्रिसिएशन भी कैपिटलाइज होगी, और जिस अरसे को एक्सपेंस आउट वैसे ही कर रहे होंगे तो फिर इसकी भी डेप्रिसिएशन क्या करना है? एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैंटीन की बजाय यहाँ पर मैं इंटेंजिबल भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि अब ज़रा एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना लें, ठीक है। IS 16 में भी यही लगता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि एंटिटी डेवलप्ड अ फार्मूला, ठीक है, लैब इक्विपमेंट was used for फार्मूला, लैब में फार्मूला बन रहा था ना, फार्मूला कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फार्मूला डेवलपमेंट कर दो, कंस्ट्रक्शन नहीं पसंद आ रहे थे, फार्मूला डेवलपमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट इज 2400। नाउ कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट इज $2400, ठीक है। और यूजफुल लाइफ 3 साल है। तो अब यही वाला काम क्या बन जाएगा? आप इसको कैपिटलाइज करेंगे इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में, ठीक है।
अगर वो अभी बना नहीं है तो CWIP में कर देंगे, क्योंकि अब ये इक्विपमेंट बेटा, ये इक्विपमेंट बाकी का नहीं किसी और जगह इस्तेमाल हुआ ना पूरे साल के अंदर तो एक्सपेंस आउट होना है, और किसी और प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल होने लग जाएगा तो उस अरसे की डेप्रिसिएशन इसकी उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि इफ अ टेंजिबल एसेट इज यूज्ड, पता नहीं टेंजिबल की बात सिर्फ करूं या इफ एन एसेट इज यूज्ड, यूं लिख दें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहीं पर कोई इंटेंजिबल भी दूसरे इंटेंजिबल के बनने में इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? ऐसी इंटेंजिबल किसी टेंजिबल में इस्तेमाल हो सकता है, बस आधा बात है। कोई एसेट किसी दूसरे एसेट के बनने में इस्तेमाल हो जाए तो जो एसेट इस्तेमाल हुआ है उसकी उतने अरसे की डेप्रिसिएशन आपने कैपिटलाइज कर देनी। ठीक है, तो इफ एन इंटेंजिबल, इफ एन एसेट is used in construction और डेवलपमेंट ही लिखना चाहिए, इंटेंजिबल का टॉपिक चल रहा है, is used in डेवलपमेंट, इसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं, इन डेवलपमेंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऑफ दैट एसेट is included in cost of in cost of developed asset, developed intangible। जाहिर सी बात है इफ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज मेट, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आखिरी बात थी, जरा पॉज कीजिएगा भाई। जी बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब काफ़ी है ये बात, ठीक है, ये कुछ बातें मज़ीद भी हमारी हो गई हैं। तो सबसे पहली बात एसेट की डेफिनेशन पढ़ी, इंटेंजिबल की डेफिनेशन पढ़ी, स्टाफ ट्रेनिंग एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस आउट करने की बात की। उसके बाद इंटेंजिबल परचेज्ड हैं या इंटरनली जनरेटेड हैं, इनका क्या करना है, सवाल से भी समझा हमने। ये वाले का सवाल नहीं किया, सिंपल है, पता ही है आपको, एसेट खरीदें तो जो खरीदने की कॉस्ट है, जैसे आपने IAS 16 के अंदर पढ़ा था, जो ज़रूरी खर्चे होंगे उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट, ये बीच में एक छोटी सी बात आ गई थी, ठीक है, ज़रा इसी कॉन्टेक्स्ट में ही बात होती चली गई, बस ठीक है, हो गई अब। उसके बाद अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की डिस्कशन हुई, ये सवालों के अंदर जो 2 सवाल के उनमें ये दोनों के अंदर ये बात भी टेस्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2-3 छोटी छोटी और बातें मेरे जहन में आ गई, रेजिडुअल वैल्यू की बात हुई, फिर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की बात हुई, फिर परचेज R&D जहन में आ गया, और फिर एक छोटी 2-3 बातें और भी जहन में आ गई थी। ठीक है जी, तो ये पिक्चर्स भी अगर आप लेना चाहें तो अब ये 2 बातें 4 बातें नई हुई हैं, इनके पिक्चर भी ले लें। ठीक है जी, अब छोटा सा टेस्ट दे दें मुझे जल्दी से, यहीं पर ही एक छोटा सा टेस्ट दे दें मुझे जल्दी से। मेरा सवाल है, वी परचेज आ सॉफ्टवेयर with useful life of 10 years। मेरा सवाल, पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या ये इंटेंजिबल भी है कि नहीं? इंटेंजिबल है, ठीक है जी, इंटेंजिबल है आप कह रहे हैं, तो यस, आंसर इज यस। अच्छा, अगली बात, फिर अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है इसकी?
ये पता नहीं क्या देखने चले गए हैं बच्चे, देखना कुछ नहीं है। अमोर्टाइज करेंगे लाजमी एनुअल, ठीक है, और इम्पेयर टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट इफ इंडिकेशंस, ठीक है। एक और सवाल, वी डेवलप्ड a customer list which has useful life of 10 years। जी, Oh, we developed, very good। अगर हमने डेवलप किया है तो इंटेंजिबल ही नहीं है, तो जब इंटेंजिबल ही नहीं है तो अगली तो बात ही नहीं पैदा होती। ध्यान से ज़रा, चलो एक और आखिरी, ये टेस्ट है छोटा सा आपका। वी परचेज्ड a brand, चलो वी परचेज्ड a license for an indefinite life। हाँ जी, क्या ये इंटेंजिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, इंटेंजिबल होने पे कोई शक नहीं है, ये इंटेंजिबल तो है, लेकिन चूंकि इसकी लाइफ इंडेफिनिट हो गई तो इसको हमने अमोर्टाइज नहीं करना। डू नॉट अमोर्टाइज, डू नॉट अमोर्टाइज। इनफैक्ट हाँ जी, टेस्ट करेंगे फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली, हर साल, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा मतलब काबू में है बात। एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग मस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट ओनली इफ इंडिकेशन, ठीक है जी। ये ऐसी तरह बीच में, अब इसकी गुंजाइश तो कोई नहीं थी, लेकिन चलो अब मैंने यहीं पे इसको भी चलो गुजारा करें जी, दुनिया गुजारे की जगह, ठीक है। थोड़ा सा आपका तरह टेस्ट भी हो गया, ठीक है। पता नहीं अब जी क्या कुछ आ गया, उसको देखें किसी और। चले लें जी, मेरी तरफ से अब ये स्टैंडर्ड क्या है खत्म, ठीक है। अब ज़रा जल्दी से जाकर, हैं बचा कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड इन्होंने भी तो दिया हुआ है किताब के अंदर, इसको अब ज़ाहिर है पढ़ेंगे तो आप ही, वैसे आपने पढ़ा होगा सारा, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ आगे फटाफट चीज़ें देखने वाली हो देख लें। मेरा दिल है कि अभी आगे 15-20 मिनट और क्लास के जो हैं हिम्मत करके जो करेंगे, उसमें मैं ज़रा थोड़ा सा आप किट को जाके देखूँ। आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप किट को कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन किट जो है ना बच्चे नहीं कर रहे, इसको बंद करा दें आमिर भाई, इसको बंद कर दें। चले, बहरहाल इंटेंजिबल्स आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है आप, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स में ये कुछ चीज़ें होती हैं, उन्होंने मिसाल दी। फॉर एन एसेट टू बी आइडेंटिफिएबल इट मस्ट फॉल अंडर वन ऑफ टू, इन दोनों में से कोई एक हो, या सेपरेबल हो यानी अलग करके बेचा जा सकता हो, या इट अराइजेज फ्रॉम लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। ये मैंने दोनों बातें पढ़ाई थी स्टार्ट में, ठीक है। दिस विल अराइज एज पार्ट ऑफ परचेजिंग एन एंटायर कंपनी, तभी जो साथ में आएंगे उनके ऊपर आप फिर दिस विल बी लुक्ड एट फर्दर इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तब कंसोलिडेशन में देखेंगे। अगली बात, पहली बात तो ये सेपरेबल हो, दूसरी बात ये नॉर्मल डेफिनेशन तो हो ही सही, कंट्रोल बाय एंटिटी हो ड्यू टू पास्ट इवेंट नॉर्मली, ठीक है, और रिसोर्स फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। फिर रिकॉर्ड कब करना है? रिकॉर्ड तब करना है, यहाँ पर अब दो चीज़ें, एक तो है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन मीट कराओ, इंटेंजिबल भी है कि नहीं। वो क्या था? आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। पहली बात वो इंटेंजिबल है, अगर इंटेंजिबल है तो फिर अगली बात करो क्या, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रॉबेबल है और कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल है, तो फिर क्या कर लो, तो इफ दिस क्राइटेरिया आर मेट
इसको इनिशियली रिकॉर्ड किस पे करना है, कॉस्ट पे। परचेज इंटेंजिबल के लिए आपने इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इफ एन इंटेंजिबल इज परचेज सेपरेटली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, जाहिर सी बात है। फिर मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, यानी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल है और रिवैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल में शुड बी कैरिड एट कॉस्ट लेस accumulated amortization or accumulated impairment loss if any. This model is more commonly used in practice. Amortization works the same as depreciation. The intangible is amortized over its useful life with the annual expense being shown in, यहाँ पे उसने बताया नहीं वैसे लोअर पे, बहरहाल एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंटेंजिबल्स में लीगल लाइफ भी आ जाती है तो ध्यान रखना, चाहे वो यूजफुल लाइफ सवाल में देता रहे, लीगल लाइफ हमारे लिए तो रेलेवेंट वही बन जाएगी, अगर वो शॉर्टर है तो हमें तो उससे ज़्यादा फिर मिलना ही नहीं है एसेट वहाँ से, ठीक है। An intangible asset with finite useful life must be amortized over that life, normally using straight line with a zero residual value, ठीक है। और इसकी आगे मैंने आपको तफसील भी बता दी है कि ये जीरो ही अज्यूम करनी है अनलेस एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो और रेजिडुअल वैल्यू दे दे या कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी आ जाए। If an intangible with an indefinite life should not be amortized, बल्कि इसको टेस्ट करना है इम्पेयरमेंट के लिए एनुअली एंड मोर ऑफन इफ देयर इज एन एक्चुअल इंडिकेशन ऑफ, मतलब एक्चुअल इंडिकेशन हो या ना हो, इसको एनुअली आपने क्या करना है, अमोर्टाइजेशन के लिए टेस्ट करना है। रीवैल्यूएशन मॉडल भी यूज हो सकता है कि इंटेंजिबल में भी रीवैल्यूड। अब देखो मैं तो ये ऐसे ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया है सवालों में, ठीक है। तो द इंटेंजिबल एसेट मे बी रीवैल्यूड टू अ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू टू अ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस सब्सिक्वेंट अमोर्टाइजेशन। The fair value should be determined by reference to an active market. ये ज़रूरी है। फेयर वैल्यू कैसे डिटर्मिन होनी है, कोई रिवैल्यूअर लगा दे, कोई कमिटमेंट आ जाए, नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, एक्टिव मार्केट में से फेयर वैल्यू लेनी पड़ेगी। An active market is a market in which transactions of asset take place with sufficient frequency and volume and provide pricing on an ongoing basis. I38 states that active market for intangible are very rare. Very मैंने अपने से बोल दिया क्योंकि असल में वेरी रेयर ही है, सिर्फ रेयर नहीं है। वैसे रेयर खुद ही बहुत रेयर चीज़ है, ठीक है, बहरहाल मेरे मुंह से निकल गया वेरी रेयर। एंड स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स द रीवैल्यूएशन ऑफ पेटेंट ब्रांड नेम्स एंड, अच्छा ये उसने स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर दिया। बहरहाल इनकी आपको वैसे ही यूजफुल लाइफ मिलेगी नहीं, ठीक है, उनकी उनकी जो है ना रेजिडुअल फेयर वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि पेटेंट्स या ब्रांड नेम्स या ट्रेडमार्क्स या पब्लिशिंग राइट्स की कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं, ठीक है। As a guide indicator of an active market would include items traded within market are homogeneous, एक जैसे हैं और prices available हैं to the public। लेकिन मसला क्या है होमोजीनियस वाला चक्कर ही कोई नहीं है, हर चीज़ ही वक्को वक्त है, यहाँ पर हर चीज़ ही अपनी साइंस है, हर चीज़ की अपनी क्वालिटीज़ हैं, हर एक अपने डिज़ाइन, अपना पेटेंट, अपना फार्मूला है, तो ये तो वैसे यूनिक चीज़ है, यूनिकनेस है, एंड देयरफॉर अनलाइकली टू बी होमोजीनियस। सर्टेन लाइसेंसेज मे फिट दिस मॉडल एंड कुड पॉसिबली बी रेबल, मोस्ट अदर इंटेंजिबल्स विल नॉट। हाँ कहते हैं कुछ लाइसेंसेज वगैरह इसमें आ सकते हैं, इसलिए हमने इजाज़त तो दी हुई है, लेकिन ज़्यादातर इंटेंजिबल्स इसमें आते नहीं, ठीक है। Internally generated assets, generally internally generated assets cannot be capitalized as costs associated with these cannot be identified separately with from costs associated with running the business। ये मैंने पहले दिन बताया हुआ है। Following internally generated items may never be recognized। Goodwill inherent यानी internally generated, brands internally generated, फिर mastheads, publishing titles, customer lists, ठीक है। पढ़ लेना इसको, फिर भी पढ़ लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कह रहा हूँ। इलस्ट्रेशन जी पढ़ो, इलस्ट्रेशन तो सारी करनी है ना। अच्छा तो फिर हाउ शुड फॉलोइंग इंटेंजिबल्स बी ट्रीटेड इन फाइनेंस, अब पब्लिशिंग टाइटल एक्वायर्ड, अच्छा यार ये तो सबसे कंसोलिडेशन में, ठीक है। अ लाइसेंस परचेज इन ऑर्डर टू, तो बहरहाल लाइसेंस तो इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा, सेपरेटली आपने एक्वायर किया है, कैपिटलाइज कर देंगे, इसको भी पेंडिंग कर दें। वैसे मुश्किल नहीं है पर पेंडिंग करें क्योंकि मैंने अभी इसको नहीं पढ़ाना, ठीक है। गुडविल, गुडविल अगर तो आपने IFRS 3 बिजनेस कम्बिनेशन के अंदर एक्वायर किया है तो फिर तो ये डिस्कशन मैंने अभी करनी नहीं है। इसके अलावा वाली गुडविल के बारे में वो कहता है कि ये वो डिफरेंस है वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल और एग्रीगेट फेयर वैल्यू ऑफ सेपरेबल नेट एसेट्स। कहता है जी आप बिजनेस खरीदने का, आपने कहा ये इसका फर्नीचर है, ये इक्विपमेंट है, ये व्हीकल है, ये प्लांट मशीनरी है, ये इन्वेंट्री है, ये डेटर्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, तो नेट एसेट्स की आपने फेयर वैल्यू लगा ली।
लेकिन अगले ने आपको उतने में वो देने पे तैयार नहीं है, तो वो असल में फिर डिफरेंस क्या है, वही तो गुडविल है, ठीक है। तो सेपरेबल नेट एसेट्स आर दोज एसेट लेवल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड सोल्ड ऑफ सेपरेटली विदाउट नेसेसरली डिस्पोजिंग ऑफ बिजनेस एज अ होल, कि अलग से करके बेचे जा सकते हैं। दे इंक्लूड आइडेंटिफाइबल इवन इसके अंदर इंटेंजिबल्स भी होते हैं, ठीक है, आप किसी से जाकर सॉफ्टवेयर ले लें उसका, ठीक है। अब फेयर वैल्यू IFRS 13 के अंदर डिटरमिन की गई है। IFRS 13 कहता है प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर लायबिलिटी इन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्ट। ये बेसिकली तो मैं आपको बताऊं ना, ये फ्रेमवर्क वाली ही डेफिनेशन है यहाँ, ठीक है। तो गुडविल मे एग्जिस्ट बिकॉज एनी कम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर, रेपुटेशन, क्वालिटी सर्विस की वजह से, टेक्निकल एक्सपर्टीज, पोजेशन ऑफ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छी मैनेजमेंट थी, तो इस वजह से गुडविल एग्जिस्ट कर सकती है। परचेज्ड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल, परचेज गुडविल सिर्फ कब आएगी, जब वन बिजनेस पूरे का पूरा ही एक्वायर, अलग से गुडविल खरीदी नहीं जा सकती। तो जब एक बिजनेस एक्वायर करता है दूसरे बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न चलते हुए, तो ये मोबाइल पे मैसेज देखकर हंस लिया हो तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद परचेज गुडविल में इंक्लूड होती है गुडविल राइजिंग ऑन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी, वही वाली बात है, ठीक है, उसी से ही निकल रही है बात, इधर ही जा रही है। विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इट्स वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इन सर्टन, ये वहीं पर जाकर रिकॉर्ड करना सीखेंगे। जो नॉन परचेज गुडविल है यही इंटरनली जनरेट होती है। इनहेरेंट गुडविल, नो आइडेंटिफिएबल वैल्यू, इज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, ओके, 18 से, अच्छा, मैं क्या 18 को नवा स्टैंडर्ड पढ़ना है, ऐसी होते को नहीं। IFRS 18 हमारे सिलेबस में, हाँ चेंज हो गया, फुल चेंज हो गया, उसमें आया मसला, एक दो चीज़ें बदली हैं उसने जी, तो वो भी वहीं पे आएगी। नेगेटिव गुडविल कहते हैं बार्गेन परचेज पर गेन, यानी 110 वाली चीज़ आपको 90 की मिल गई। जब कंसोलिडेशन करेंगे तो दोनों तरह के सवाल मैं निकाल के लाऊंगा, आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेसिकली आपने कंसोलिडेशन की हुई है ना, तो मुझे ये तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक आधा सवाल अपनी तरतीब पे डालने के लिए सादा पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद एक स्पाइसी सवाल, फिर उसके बाद एक ऐसा सवाल ढूंढूंगा जिसके अंदर रीवैल्यूएशंस वगैरह भी हों, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, सेल ऑफ स्टॉक फ्रॉम S to P, P to S, काफ़ी टाइम लगना है उस पर, 10 को दिन तो लग जाएंगे हमारे कंसोलिडेशन पे, बनते भी हैं, 20 नंबर का सवाल आता है उसमें से, ठीक है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी 3 बलाएँ हैं, चौथी तो मैंने वैसे ही साथ साथ डाल देनी है, आप फाइनल अकाउंट्स को थोड़ा देखता हूँ ना, ठीक है। तो इनको बस जो है ना वो थोड़ा सा टारगेट के सामने रखा हुआ हमने इस वक्त, ठीक है। रेशियोज नंबर बहुत हैं पर है आसान, ठीक है आसान, इसी वजह से मुश्किल है, समझे नहीं, है आसान इसी वजह से मुश्किल है। बच्चा कहता रेशियोज याद कर लिया, ठीक है, लिखना होता है उसके ऊपर, कमेंटिंग असल होती है, नंबर उसके ज़्यादा होते हैं, उसमें फिर मार पड़ती है जब मोटी मोटी चंद बातें नहीं लिखते बल्कि खुला खुला लिखते हैं ज़्यादा। खैर पाबंदी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन बहरहाल 20 नंबर हैं, वो लेते लेते कहीं अगले 20 न ख़राब कर बैठे ना ज़्यादा लिखने के चक्कर में। खैर देखेंगे इंशाल्लाह जी। सबसे पहले बिल्कुल भी रेशो नहीं करना, आपने करनी है रेशो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबसे एंड पे करूँगा। अच्छा जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च इज़ ऑन गोइंग इज़ ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, मैंने भी शायद ये लफ्ज़ लिखा था, अंडरटेकन विद प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेनिंग, ठीक है जी। डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये तो 2 बातें मैंने बोली थी ना, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी काफ़ी है, अगर वो MCQ में डाले तो पता लग जाएगा फ़र्क, ठीक है। और अदर नॉलेज टू अ प्लान, ठीक है, रिसर्च फाइंडिंग की एप्लीकेशन है, और डिज़ाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इम्प्रूव मटीरियल डिवाइस, चलो जी ओके। अब रिसर्च को क्या कर दो, राइट ऑफ और कर दो एज इनकर्ड इन P&L एक्सपेंस बना लो, और डेवलपमेंट को रिकॉर्ड करो इंटेंजिबल के तौर पे इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ उस सूरत में अगर एंटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये 6 क्राइटेरिया, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है जी, प्रोबेबल है फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, वेदर थ्रू सेल और थ्रू इंटरनल कॉस्ट सेविंग। क्या मतलब भाई, इंटेंजिबल ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ सेल ही करें आप, आपने मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्शन प्रोसेस को रीडिज़ाइन किया, अब अपने साइंसदानों को बिठा के आपने बड़े तजर्बे कराए, उन्हें बड़ा सा खर्चा हुआ, और उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस आपका जो है जिसमें आप धागा बना रहे थे, लेट से कॉटन यार्न बना रहे थे, उसको ऐसे उन्होंने रीडिज़ाइन किया कि आपकी कॉस्ट सेविंग होने लग गई। पहले 6 घंटे में जो धागा बनता था वो 5.5 घंटे में बन जाता है, कुछ ऐसा उन्होंने उसके अंदर क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इस तरह से रीडिज़ाइन किया कि अब आधा घंटा अगर मशीनें कम चलेंगी, लेबर कम यूज़ होगी, तो आपकी कॉस्ट सेव होगी कि नहीं होगी।
तो ये भी एक इंटेंजिबल होता है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, आपके साथ वाले के 6 घंटे में धागा बनता है, आपका 5 घंटे 30 मिनट में क्यों मान रहा है? आपने एक डेवलप किया है प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो प्रॉबल है कि फ्यूचर बेनिफिट्स एसिड किससे आएंगे? इंटेंशन टू कंप्लीट। सेठ साहब के पास गए आप और आपने जाकर कहा सेठ साहब ये जो आपने साइंसदानों को बिठाया हुआ है R&D के लिए, तो ये लगे हुए हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं, क्या आपका इरादा भी है कि इसको कंप्लीट करेंगे? ये जो फार्मूला बना रहे हैं, करेला कोला जो बना रहे हैं, करेला कोला, तो आपने इनको लगाया हुआ करेला कोला का फार्मूला बनाओ, तो क्या वो आपने बनाना है इस्तेमाल के लिए या बेचने के लिए? तो वो मलक साहब ने कहा यार नहीं नहीं कोई नहीं, एम ही वेले बैठे थे, तो मैंने कहा काम लगाऊं। अब साइंसदान वेले बैठे थे, उनको काम लगा दिया, तो ये 6 क्राइटेरिया में से दूसरा क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। तो ये अकाउंटेंट भागा भागा फिर रहा है। अकाउंटेंट क्या, सेठ साहब इंटेंशन है, इरादा है कंप्लीट करने का? हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम्हें मजाक लग रहा है? आगे बढ़ा, आगे जाकर उसने पूछा रिलायबल मेजर ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। ये किससे पूछेगा नहीं, ये अपने दफ्तर में आके बिल्स वगैरह उठा लेगा, यानी कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये क्राइटेरिया। फिर एडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट। सेठ साहब आप कह तो रहे हैं कंप्लीट करना है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें? जितने रिसोर्सेज हैं टेक्निकल और फाइनेंशियल, इरादा तो आपका है, इंटेंशन टू कंप्लीट तो है, पैसे हैं? नहीं पैसे नहीं है मेरे पास, इरादा जरूर है, पैसे नहीं है, एडिक्वेट फंड नहीं है। कोई एडिक्वेट फंड नहीं है, चलो फंड है तो कोई टेक्निकल बंदे नहीं है, बस ऐसे ही यार, नियत तो है, दिल तो है मेरा, नियत पे भी अजर मिलेगा है। हमने कहा नियत पे अजर मिलेगा, क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, ठीक है। और अगर क्राइटेरिया मीट कर गया, आगे बढ़े। टेक्निकल फिजिबिलिटी, साइंसदानों के पास गए, भाईजान ये जो आप बैठे लगे हुए हो काम करने, आप बना भी लोगे कि नहीं? ठीक है, तो वो अगर कहते हैं कि जी यस हम बना लेंगे, ठीक है, और वो बन जाएगा तो फिर उसको यूज़ करेंगे या बेच लेंगे। और कहते हैं ठीक है, और कहते हैं नहीं यार सेठ साहब ने क्या, शुरू हो जाओ, शुरू हो गया, असी भी अपनी नौकरी बचानी है, हमें नहीं लगता कि हम ये कंप्लीट कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्रॉस लग गया, 6 के 6 मीट करने, ठीक है। और आखिरी फिर वो पहले वाले जैसा ही, एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल एक्सीड बेनिफिट्स जनरेटेड, ठीक है। तो ये 6 के 6 क्राइटेरिया मीट होंगे तो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हुआ समझो, ठीक है। अब ये इस हद तक ही याद रखें, किसी MCQ में ना आ जाए, बाकी तो आपको वो सिर्फ यही कहेगा डेवलपमेंट क्राइटेरिया एज बीन, जितने सवाल आप देखोगे ऐसे ही है, ठीक है। फिर भी इस तरह थोड़ा सा याद कर लें कि प्रॉबेबल, हाईलाइट करना है भाई, प्रॉबेबल है फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फिर इंटेंशन टू कंप्लीट सेठ साहब की, फिर एडिक्वेट रिसोर्सेज सेठ साहब के पास, फिर साइंसदानों के पास इतना नॉलेज, इतनी स्किल, फिजिबिलिटी टेक्निकल है या नहीं है, फिर रिलायबल मेजर ऑफ कॉस्ट भी हो, और एक्सपेक्टेड, ये रिलायबल मेजर कॉस्ट एंड पे, एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल भी हो, और ये कहीं से नहीं पूछेगा, ये जाकर पूछेगा, ये अंदाजा लगाएगा खुद, ठीक है, ये पूछेगा सेठ साहब से, ये जाकर पूछेगा, ये किसी से नहीं पूछेगा, ये अपने पास दफ्तर में आगे बिल शिल पड़े होंगे, जितने भी बिल, सैलरीज के, जो इक्विपमेंट खरीदा, जो मटेरियल खरीदे, जो खर्चे हुए, वो उसके पास पड़े होते हैं, कॉस्ट को खुद रिलायबली मेजर करनी होती है उसमें, ठीक है। ये साइंसदानों से पूछेगा, ये जाके मार्केटिंग वालों से पूछेगा, ये सारी बातें अकाउंटेंट पूछता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये इसी तरह से याद रख लें 6 क्राइटेरिया। उसके बाद इसको ज़रा पढ़िएगा, इसमें कोई ऐसी बात हो जो हमने ना पढ़ी और यहाँ पे लिखी हो। अमोर्टाइजेशन should be amortized over useful life as soon as commercial production begins। commercial production क्या मतलब? इंटेंजिबल बनने शुरू हो गए। अच्छा देखो, एक इंटेंजिबल का फॉर्मूला बनाया है ना, अब उससे इंटेंजिबल्स बना के भी बेच सकते हैं, और उस इंटेंजिबल को यूज करके आगे टेंजिबल्स बना के भी बेच सकते हैं। जैसे हमने एक फार्मूला बनाया, अब उस फार्मूला से वैक्सीन तैयार कर करके वैक्सीनें बेची जा रही हैं, या हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस जैसे और सॉफ्टवेयर बना बना के बेची जा रहे हैं, तो यूज भी कर सकते हैं बने हुए इंटेंजिबल को, उससे चीजें बनाएं, या उसी जैसे बना बनाकर सेल भी कर सकते हैं, इट में डिपेंड, ठीक है। तो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई हैं, फिर अब क्या ख्याल है, यहां से कर लें? कितनी है इसकी? 3 ही है, कहाँ है? यही है। अच्छा ये आंसर है, 3 ही है भाई। अच्छा ये बीच में 7-8 पॉइंट्स है ना यार, यूं कहना यार, यह तो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 ना यार, कंफ्यूज किया तो ये क्या लिखा हुआ है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3, तो 3 ही है। तो छुट्टी करें? चलो 2-4 करके छुट्टी करते हैं, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाह।
लेकिन अब फिर आज बहुत काम आपका बढ़ गया है, ठीक है। आज फिर आपने अब और अब सचमुच वाला मैंने कल चेक करना है। जितने भी मैं आपको MCQs और केस वाले क्वेश्चंस दूंगा सिर्फ वही करके आने। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मुझे नहीं पता। हर सवाल मैं गुजरता जाऊंगा, मैं पूछता जाऊंगा और फिर मैं बीच में चेक भी करूंगा, मुझे सॉल्व हुए हुए नजर आने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, N&T हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग करंट ईयर। $100,000 spent on the initial design work of new product. It is anticipated that this design will taken forward over the next year period to be developed and tested with a view of production in 3 years time. How should each of these costs be treated in financial statements? हाँ भाई, इनिशियल डिज़ाइन वर्क, डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन अर्ली डिज़ाइन, ठीक है, और वो उसके बाद कह रहा है कि दिस डिज़ाइन विल बी टेकन फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 year पीरियड टू बी डेवलप्ड। तो डेवलपमेंट फेज में तो बाद में जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, रिसर्च कॉस्ट है, इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसने कहा है हाउ शुड ईच, डिस्कस करना है थोड़ा सा, तो आप यूँ बोल देंगे कि ये रिसर्च कॉस्ट हैं, ठीक है। दीज कॉस्ट रिलेट टू रिसर्च फेज, देयरफॉर दीज शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। नहीं समझ आई ये बात? आई। नेक्स्ट, उसके बाद कहता है $5 लाख स्पेंड ऑन टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्शन सिस्टम। अब तो टेस्टिंग शुरू होगी भाई। ये हमें क्या लग रहा है, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो अच्छा, आपकी किताब में कहीं पे उसने एग्जांपल्स नहीं दी, स्टैंडर्ड ने एग्जांपल्स भी दी हुई, ठीक है, किताब में कहीं नहीं दी हुई। देखूंगा, दिल किया तो कल शायद वो भी लिख दूँ, ठीक है। फिलहाल छोड़ो, काम तो चल ही जाना उसके बगैर। स्पेंट ऑन टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्शन सिस्टम which has been designed internally and which will be in operation during the following accounting year. अब टेस्टिंग करनी है, इंटेंजिबल सही काम कर रहे हैं या नहीं, तो डेवलपमेंट फेज है, ठीक है। और अगले साल वो कह रहा है कि यूज भी हो जाएगा। न्यू सिस्टम शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय, ये धोखे में नहीं आना। इस 20% का कोई ताल्लुक नहीं है आपके इंटेंजिबल के साथ या उसकी अमोर्टाइजेशन के साथ। ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि फ़ायदा क्या देगा। कभी आपने ऐसा देखा हो कि आपका जी फलां एसेट हमने खरीदा या बनाया है, फ्यूचर में इससे इतना रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो कभी आपने उस रेवेन्यू को कंसिडर किया हो अपने एसेट की कॉस्ट के अंदर? इतने यूनिट्स बनकर बिकेंगे, सेल्स इतनी ज़्यादा होंगी, इतना फ़ायदा आएगा। भाई वो फ़ायदा जो आना है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स आना है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर जो फ़ायदा आना है इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट आना है, ठीक है। तो बस ये निशानी है कि ये इंटेंजिबल है, ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा। इस 20% को इग्नोर करो, बाकी रहेगी बात 500 की। तो इसको क्या कर दें, इसको कैपिटलाइज कर दें। ये दीज शुड बी कैपिटलाइज, क्योंकि दीज कॉस्ट अपीयर टू बी अ डेवलपमेंट फेज कॉस्ट, ठीक है। और इसमें ये भी कह रहा है कि वो डिज़ाइन इंटरनली हो चुका है और फ्यूचर के अंदर वो यूज़ होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर में, और कॉस्ट सेविंग देगा। कॉस्ट सेविंग भी तो क्या है, बेनिफिट ही, ठीक है। फजूल सी की एडजस्टमेंट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थी। Explain accounting treatment of above issues. A brand name entity has incurred following expenditure during current. A brand name related to specific range of chocolate bars purchased. धोखा ना खाना, ब्रांड है तो क्या हुआ, परचेज्ड है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को कैपिटलाइज नहीं करने देता स्टैंडर्ड। अगर मैंने कहा था ये पांचों नजर आ रहे थे, गुडविल है, चाहे मास्टर्ड है, चाहे ब्रांड है, चाहे कस्टमर लिस्ट है, चाहे पब्लिशिंग टाइटल है, अगर ये परचेज कर लिया आपने तो ये आपके लिए क्या बन जाएंगे, फिर ये इंटेंजिबल बनेंगे। तो ये भी बनेगा। बाय द एंड अ ब्रांड स्पेशलिस्ट हैड वैल्यूड दिस। अच्छा, अब ये ब्रांड स्पेशलिस्ट की बात छोड़ो, फिलहाल तो बात ये कर दें कि आपने 200 के ऊपर क्या करना है, इसको कैपिटलाइज। अगली बात, ये कैपिटलाइज तो हो गया है, अब क्या करें, इसको क्या कर दें, रीवैल्यू कर दें? नहीं, क्योंकि कहीं पे ये जिक्र नहीं किया गया कि एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। बात समझ आ रही? हाँ, इसको आपने इसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज कर लेना, ठीक है। आप यूं कर लो ना, सॉल्यूशंस अगर आपके पास हैं तो वो ओपन कर लो, जो बात होती जाए उसको साथ साथ देखते जाओ कि मोटी मोटी बात वही हो रही है, पर लिखना आपने, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं आ रही यार। अच्छा चलो, 5 लाख स्पेंट ऑन डेवलपिंग अ न्यू लाइन ऑफ कन्फेक्शनरी, इंक्लूडिंग 1.5 लाख स्पेंट ऑन रिसर्चिंग बिफोर मैनेजमेंट गेव अप्रूवल टू फुली फंड द प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब इसमें से 1.5 लाख क्या है, रिसर्च है, और उसके बाद बाकी क्या है, कितना, 350, ये डेवलपमेंट है। अब जो 350 है इसके बारे में वो चुप है, कौन सी डेवलपमेंट। तो आपको मैंने एक टिप दी हुई है, अगर सवाल खामोश हो
तो डेवलपमेंट को अच्छी वाली डेवलपमेंट समझते हुए कैपिटलाइज करना और अमोर्टाइजेशन वगैरह, ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट, अरे एक्सपेंस आउट होगी। फॉर स्टाफ टू यूज न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट अमाउंटेड टू इतने एंड स्टाफ आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन। अच्छा छोड़ यार, क्या है ये एक्सपेंस आउट, यार बहुत ही बोर हो रहा हूँ मैं। तो इलस्ट्रेशन 2 और इलस्ट्रेशन टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन 2 ये बीच में कहाँ से आ गई? चलो खैर माफ़ कर दो मुझे, ये बाकी सारे कर लेने अब, ठीक है। क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कल सोचता हूँ मैंने क्या करना है, नया स्टैंडर्ड करना है, दिल तो कर रहा है। 36 का क्या रह गया है? वो 9वां सवाल जो होमवर्क दिया था उसका सोल्यूशन था ना, वो आपने कर लिया, हो भी गया था। आप दोनों ने किया, इधर बच्चों ने किया है? नहीं किया। 9th क्वेश्चन बेटा ये वाला हो गया था, आ वाला सवाल, ये मैंने कहा तो ज़रूर था कराऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोल्यूशन देखा, मैंने कहा बहुत ही आसान है, इसमें कुछ था ही नहीं। तो टाइम ज़ाया करना है तो कर लेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप करें, सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब मेरा दिल ये है कि कल 21 शुरू कर दें। है तो एक दिन का स्टैंडर्ड वही, कल अगर थोड़ा सा इसको चलाया तो हाफ लेक्चर ये, ताकि हाफ में वो हो और अगले दिन पे घिसट जाए, ठीक है। IAS 21 है, उसके बाद IAS 41 है, छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद IFRS 9 वगैरह हैं। तो देखो क्या करते हैं कल। अभी आपने जो करना है इम्पोर्टेंट थिंग वो क्या है जी, मैं कराता हूँ आपको आराम। ये देखें जी, आपने ये सारे मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस करने हैं, कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। 1 से 22 तक, 23 से 29 भी इस आपका हो चुका है, यानी कि 1 से शुरू हुआ है काम और 36 तक सारे कर देने हैं आप। जी हाँ, क्योंकि 1 से 22, 20 से 29, फिर 30 से 36, ये सारे के सारे। हाँ, इसमें जो IFRS 5 के 2 या 3 आने हैं वो आपने फ़िलहाल छोड़ देने हैं, वो जब करा लूँगा तो वो निशान लगा रखना, फिर कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये सारे करने हैं, मैंने सब कल चेक करने हैं। उसके बाद 211 से शुरू होना है 250 तक, फिर 251 से 255, फिर 256 किधर गया यार, 256 किधर गया, कहीं तो और गया हुआ है, वो IAS 21 के हैं, ठीक है। तो आपने 211 से 250 तक लगातार सारे सवाल ये करने हैं, मैंने करवाने हैं ये इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने यही शुरू करने थे। 255 तक ये आया और फिर 261 से 265, नहीं ये सारे ही करने हैं ना, यानी बेसिकली बीच में सिर्फ क्या निकला है, बीच में से क्या निकला है, 256 से लेके 260 तक ही निकले हैं, बाकी तो सारे ही पड़े हैं। तो सीधे आ गए ना, 211 से 265 तक नहीं ना, सीधे आए 211 से 255 तक लगातार चलते आए, ठीक है। उसके बाद ना 56 से लेकर ये देखो ना कितने गया, IAS 21 कहाँ है, आगे निकल गया, IAS 21 कहाँ है, ये 56 से 60 वाले IAS 21 में है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे जब करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 60 से आगे फिर 61 से काम शुरू हुआ है, 61 से 65, 66 से 70, 71 से 75, ये सब सवाल आप कर सकते हैं, मैंने कब बता दूं, ठीक है। बस बीच में हाँ करने सारे ही हैं, तो हिम्मत करो, शुरू करो। अब फिलहाल आपने MCQs कौन से मैंने बताए जी, 1 से लेकर कहाँ तक, 36 तक, ठीक है। ये तो सारे हो जाएं, ये तो सारे हो जाएं, बाकी फिलहाल ये लाजमी करके आने हैं, ठीक है। येलो वाले इनको कल पे रख लो, ओके। तो ये मैं डिस्कस कर लूँगा। बेहतर तो यही है कि जिनमें मसला हो आप मुझे वो बताएं, ठीक है। मैंने हर टॉपिक के अंदर आपको ज़्यादा मुश्किल लेवल की चीज़ें करा दी हैं, ये आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो रुक जाएं उनको बताना, उनको डिस्कस करेंगे, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।